दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी भी स्थान, व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए बनाई गई है। शादी, एक इश्क की शुरुआत। इसका आज हम सुनने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 4। इससे पहले के सारे एपिसोड्स मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिए हैं, तो जिसने अभी तक नहीं सुने हैं पहले उनको सुन ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। श्रेष्ठा किचन में खाना बनाने के लिए जाती है। वो पूरे किचन में सामान को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कुछ मिल ही नहीं रहा था। श्रेष्ठा फ्रस्ट्रेट होकर खुद से कहती है, ये सब्जियां इतनी जल्दी ख़राब कैसे हो जाती हैं? ऊपर से अभी पेमेंट भी नहीं मिला। अब मैं सब्जियों में ही सारा खर्चा कर दूंगी, फिर मैं किराया कैसे दूंगी? श्रेष्ठा अपने से बातें करते हुए ही किचन से बाहर निकल जाती है और अपने कमरे में से कुछ पैसे लेकर घर को लॉक करके बाहर चली जाती है। श्रेष्ठा मार्केट में सामान लेने जा ही रही थी कि कुछ दूर पहुंचने पर उसे लोगों की बहुत सी भीड़ एक ही जगह पर इकट्ठा दिखती है। श्रेष्ठा भी उस भीड़ की तरफ जाकर लोगों को थोड़ा हटाकर देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। रोड पर एक कार के अंदर 2 लोगों की काफ़ी बेरहमी से मौत हो गई थी। उन दोनों को देखकर साफ पता चल रहा था कि उनकी मौत किसी एक्सीडेंट से नहीं, बल्कि उन्हें मारा गया हो। पुलिस वहां हर तरफ चेकिंग कर रहे थे, लेकिन वहां कोई सबूत नहीं मिला। श्रेष्ठा ये सब देखकर कल के रात उसके साथ हुई घटना याद करने लगती है। श्रेष्ठा ऑफिस से वापस लौटी थी। अंधेरा होने की वजह से रोड पूरी तरह से खाली थी। श्रेष्ठा अपने कदम बढ़ाते हुए बस आराम से जा रही थी। चलते चलते वो फ़ोन में बार बार समय देख रही थी। रात के करीब 11:30 बज चुके थे, लेकिन श्रेष्ठा तो ठहरी निडर लड़की। बस वो अपने कदम बढ़ाए जा रही थी। तभी कुछ दूर पर उसे एक गाड़ी दिखती है। गाड़ी के आगे बैठकर 2 लड़के शराब पी रहे थे। उन्हें देख साफ पता चल रहा था कि उन्होंने पहले से ही बहुत ज़्यादा पी रखी है। श्रेष्ठा दोनों को देखकर ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करती, बस चलते हुए उनकी गाड़ी के सामने से निकलने लगती है। तभी दोनों लड़कों की नज़र श्रेष्ठा पर पड़ती है। एक लड़का दूसरे लड़कों को आंखों से इशारा करता है। इशारा मिलते ही दोनों ही नीचे उतरते हैं। एक लड़का श्रेष्ठा के आगे की तरफ से रुकता है और दूसरा लड़का श्रेष्ठा के पीछे से। दोनों लड़कों को देख श्रेष्ठा अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है और दोनों को घूरकर देखने लगती है। दोनों लड़के श्रेष्ठा को नशे और हवस भरी नज़रों से देखने लगते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है, देख बे क्या लड़की है। दूसरा लड़का, इसे चखना तो बनता है। इतना बोलते ही पीछे वाला लड़का श्रेष्ठा को पीछे से पकड़ लेता है और दूसरा लड़का आगे बढ़ने लगता है। श्रेष्ठा बस दोनों की नौटंकी देख रही थी। उन दोनों की हरकतों से श्रेष्ठा को ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस जो हो रहा था वो देख रही थी। तभी आगे खड़ा लड़का श्रेष्ठा के होठों की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर तो जैसे श्रेष्ठा का दिमाग खराब हो जाता है। वो पीछे वाले को अपने हिल्स से पैर से जोर से मारती है। हिल्स के चुभते ही वो लड़का श्रेष्ठा को छोड़ देता है। उसके छोड़ते ही श्रेष्ठा आगे वाले को एक जोरदार पंच मारती है। नशे से धुत होने की वजह से वो लड़का जमीन पर जा गिरता है। श्रेष्ठा पहले लड़के की तरफ जाकर उसके पेट पर जोर से मुक्का मारती है। वो लड़का भी रोड पर ही गिर जाता है। श्रेष्ठा दोनों लड़कों को देख अपने बालों को स्टाइल से झटकते हुए कहती है, बड़े आए मुझे चखने। इतना बोलकर श्रेष्ठा आगे बढ़ जाती है। ये सब सोचते हुए श्रेष्ठा एकदम से होश में आती है। ये दोनों वही लड़के थे जिन्होंने श्रेष्ठा के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी। श्रेष्ठा उन्हें इग्नोर कर वहाँ से मार्केट चली जाती है। मार्केट में श्रेष्ठा कुछ सामान लेती है और फिर आने लगती है। श्रेष्ठा अपने सामान को सही से देखते हुए जा ही रही थी कि वो किसी से टकरा जाती है। टकराने की वजह से कुछ सामान श्रेष्ठा के हाथों से छूटकर गिर जाता है। श्रेष्ठा सामान उठाने लगती है। तभी उसे किसी की जानी पहचानी आवाज़ आती है। श्रेष्ठा सिर उठाकर देखती है तो सामने उसका दोस्त नमन खड़ा था। श्रेष्ठा उसको देखते ही सामान को छोड़कर जल्दी से उसके गले लग जाती है। नमन मुस्कुराते हुए पूछता है, कैसी है यार तू? श्रेष्ठा अलग होकर, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ? नमन, मैं भी ठीक हूँ। फिर इधर उधर नज़र डालते हुए कहता है, चल ना कहीं जाकर बात करते हैं। श्रेष्ठा हाँ बोलकर सामान उठाती है और दोनों एक होटल में पहुंच जाते हैं। श्रेष्ठा और नमन बहुत पास बैठकर एक दूसरे से हंस हंस के बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद नमन कहता है, चल अब मैं चलता हूँ। श्रेष्ठा खड़ी हो जाती है और कहती है, हाँ चलो, मुझे भी कहाँ यहाँ रहना है। श्रेष्ठा की बात पर नमन हंस देता है और अपनी चेयर से उठकर दोनों बाहर की तरफ जाने लगते हैं। तभी एक वेटर श्रेष्ठा को जाने से रोक लेता है और कहता है,
मैम, आपको सर बुला रहे हैं। वेटर की बात पर श्रेष्ठा थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है, कौन से सर? वेटर सिर झुकाकर, मैम आप बस चलिए, सर आपको बुला रहे हैं। नमन जो चुपचाप खड़ा था वो श्रेष्ठा के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, अरे जा ना, शायद कोई इम्पोर्टेंट होगा तो। श्रेष्ठा भी हाँ में सिर हिला देती है और नमन को बाय बोलकर वेटर के बताए गए कमरे की तरफ बढ़ जाती है। श्रेष्ठा जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोलती है उसे कोई खींचकर दीवार से सटा देता है। श्रेष्ठा ऐसे अचानक मूवमेंट से अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो इंसान श्रेष्ठा को कमर से कसकर पकड़ लेता है, उसके बहुत करीब चला जाता है, जो श्रेष्ठा को उसकी सांसों से ही पता चल जाता है कि वो उस इंसान के कितने करीब है। श्रेष्ठा जैसे ही अपनी आंखें खोलती है उसकी आंखों पर नफरत के भाव उभरने लगते हैं। श्रेष्ठा के सामने ध्रुव बहुत ही ज़्यादा गुस्से में खड़ा था, लेकिन श्रेष्ठा को उसके गुस्से से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। श्रेष्ठा जोर का धक्का ध्रुव को देती है और वहां से जाने लगती है। तभी फिर से ध्रुव उसके हाथों को पकड़कर खींच लेता है। उसके खींचते ही श्रेष्ठा उसके सीने से लग जाती है, पर जल्दी ही उससे दूर हो जाती है। ध्रुव गुस्से से फिर से एक बार श्रेष्ठा को दीवार से सटा देता है, जिससे श्रेष्ठा गुस्से से कहती है, छोड़ो मुझे। ध्रुव भी गुस्से से श्रेष्ठा का हाथ और जोर से पकड़ता है और कहता है, कौन था वो लड़का? श्रेष्ठा अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, जो भी हो, तुम्हें उससे क्या? ध्रुव, अभी बताता हूँ। ध्रुव एक हाथ से श्रेष्ठा को पकड़कर अपना फ़ोन निकालता है और किसी को कॉल करके कहता है, अभी जो होटल से एक लड़का निकला है उसे मार दो। श्रेष्ठा जैसे ही ये सुनती है हैरान रह जाती है। श्रेष्ठा जल्दी से, नहीं नहीं, उसे कुछ मत करना। ध्रुव, तो बताओ वो कौन था? श्रेष्ठा, वो बस मेरा एक दोस्त है। ध्रुव, ये सुनकर भी वैसा का वैसा ही खड़ा रहता है और उसे नमन का श्रेष्ठा से हंस हंस कर बातें करना, हाथ लगाना याद आता है, जिससे उसे और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। श्रेष्ठा ध्रुव को हिलाते हुए, प्लीज़ उसे कुछ मत करो, प्लीज़। ध्रुव श्रेष्ठा की आंखों में देखता है तो अब भी उसे उसकी आंखों में डर तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता। ध्रुव श्रेष्ठा की गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहता है, एक शर्त पर। शर्त सुनते ही श्रेष्ठा उसे देखने लगती है। ध्रुव, तुम मुझसे आज के बाद कभी नहीं मिलोगी। पहले तो श्रेष्ठा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो नमन को बचाने के लिए हाँ बोल देती है। ध्रुव फिर से फ़ोन करके, फिलहाल के लिए उसे छोड़ दो। इतना बोलते ही फ़ोन अपनी जेब में रख लेता है और श्रेष्ठा को देखता है, जो कब से उसे ही गुस्से से घूर रही है। उसको देखते ही ध्रुव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। ध्रुव को मुस्कुराता देखकर श्रेष्ठा उससे मुंह फेर लेती है। ध्रुव अब श्रेष्ठा के आसपास दीवार पर हाथ रखकर उसके बहुत करीब जाने लगता है। ये महसूस होते ही श्रेष्ठा उसकी ओर देखने लगती है। ध्रुव श्रेष्ठा के इतने करीब आ जाता है कि उसकी नाक एक दूसरे से टच हो रही थी और अगर ध्रुव कुछ बोलता तो दोनों के होंठ भी एक दूसरे से टच हो जाते। श्रेष्ठा का दिल अचानक से जोरों से धड़कने लगता है। ध्रुव, मुझे पता है बेबी, तुम निडर हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम देर रात रास्ते पर चलती रहो। ध्रुव के बोलते ही श्रेष्ठा के होंठ और उसके होंठ थोड़े सट से जाते हैं, जिससे श्रेष्ठा की आंखें बंद हो जाती हैं। ध्रुव कहता है, तुम्हें पता भी है, अगर वहां 2 की जगह बहुत सारे लड़के होते तो तुम्हारा क्या होता? श्रेष्ठा की अचानक ही आंखें खुल जाती हैं और वो हैरानी से उसे देखने लगती है। ध्रुव काफ़ी ज़्यादा सीरियस था। ये देखकर तो श्रेष्ठा और ज़्यादा हैरान हो जाती है। फिर कुछ सोचते हुए श्रेष्ठा अचानक से ही बोलती है, इसका मतलब तुमने उन दोनों को मारा। जैसे ही श्रेष्ठा बोलती है उसके होंठ ध्रुव के होंठों से सट जाते हैं, लेकिन श्रेष्ठा इतनी ज़्यादा हैरान थी कि उसे इस बात का पता ही नहीं चला। ध्रुव एकदम से श्रेष्ठा की कमर पर हाथ रखकर और पास खींच लेता है। अब दोनों के होंठ पूरे सट चुके थे। ध्रुव से अब बिल्कुल भी रहा नहीं जाता और वो श्रेष्ठा के होंठों को चूमना शुरू कर देता है। चूमते हुए ध्रुव के हाथ श्रेष्ठा की कमर को सहलाने लगते हैं। श्रेष्ठा सिहर उठती है और उसके हाथ ध्रुव के सीने पर चले जाते हैं। श्रेष्ठा बहकने लगती है और चुपचाप खड़ी रहती है। तभी उसे कुछ याद आता है। वो झटके से ध्रुव को जोर का धक्का देती है और वहाँ से भाग जाती है। ध्रुव, जो आराम से अपनी किस करने में बिजी था, उसका अब तक बिल्कुल भी मन नहीं भरा था। ऐसे अचानक धक्का देने से ध्रुव थोड़ा पीछे हो जाता है और दरवाजे की तरफ देखने लगता है, लेकिन अब तक श्रेष्ठा वहाँ से जा चुकी थी। ध्रुव गुस्से से, बेबी, इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलकर रहेगी, ये बोलकर ध्रुव हाथों से होंठों को पोंछ लेता है। वहीं इधर काव्या आज अनुराग और बाकियों के साथ मॉल शॉपिंग के लिए गई थी।
अनुराग, रूहान और सौरभ तीनों अपनी शॉपिंग करने में लगे थे, रूहानी और रूमानी अपनी शॉपिंग करने में। काव्या कभी अपने देवरों को देखती तो कभी रूहानी और रूमानी को। काव्या भी थक हार कर शॉपिंग के लिए सोचती है। काव्या चलते चलते बॉयज़ शॉप पर पहुंच जाती है। इनमें से वो कुछ देखने लगती है, तभी उसकी नज़र में एक ब्लैक शर्ट आती है। काव्या उस शर्ट को कुछ देर तक छूती है, जैसे सोच रही हो कि ले या ना ले। लास्ट में वो उस शर्ट को ले लेती है। फिर कुछ दूर बढ़ने पर काव्या म्यूज़िक सिस्टम शॉप में पहुंच जाती है। काव्या चलती रहती है, तभी उसे वहां रखा गिटार पर नज़र पड़ती है। गिटार को देखते ही काव्या कॉलेज के वक्त में पहुंच जाती है। एक बड़े से हॉल में स्टूडेंट्स की काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हुई थी कॉलेज के प्रोग्राम के लिए। उनमें से काव्या और उसकी फ्रेंड पिया भी थी। काव्या को ज़्यादा प्रोग्राम पसंद नहीं आते थे, इसीलिए पिया के ज़िद करने पर वो आ जाती थी। काव्या थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर कहती है, अरे यार पिया, तू मुझे बेकार में ही यहाँ लेकर आ गई। इससे अच्छा तो मैं घर में पढ़ाई कर रही होती। एग्ज़ाम भी तो 2 महीने में स्टार्ट होने वाले हैं। पिया हैरानी से, ओ हेलो मैडम, 2 महीने हैं एग्ज़ाम्स को, और वैसे भी जितना भी पढ़ ले तू आदित्य सिंघानिया से तो आगे नहीं जा सकती। फर्स्ट तो उसे ही आना होता है। पिया की बात सुनकर काव्या का मुंह बन जाता है। काव्या थोड़ा दुखी होकर, हाँ यार, पता नहीं ऐसे कैसे पढ़ता है वो जो हमेशा फर्स्ट आता है। मैंने हमेशा ही सारे सिलेबस को पूरा कंप्लीट किया, लेकिन वो तो शायद सिलेबस से बाहर भी पढ़ लेता होगा। पिया थोड़ा हंसते हुए, तू कुछ भी कर ले, आदित्य सिंघानिया का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकती। काव्या, हाँ हाँ, ज़्यादा तारीफ मत किया कर उसकी। वैसे भी फर्स्ट होकर कौन सा उसका चेहरा खिला हुआ रहता है। रहता तो हमेशा शांत। मेडल देखने पर देखा नहीं है, उसके चेहरे पर खुशी का एक कतरा भी नहीं था। पता नहीं किस गम में डूबा रहता है। पिया झट से कहती है, यही कि तू उसको मिलेगी या नहीं। पिया के बोलते ही काव्या भी झट से जवाब देती है, मैं और उसकी कभी नहीं। अगर उसके साथ रही ना तो मैं यही भूल जाऊंगी कि बात कैसे किया करते हैं। काव्या की बात सुनकर पिया जोर जोर से हंसने लगती है। काव्या बस उसे अपना मुंह बनाकर देखने लगती है। तभी हॉल में सारी लाइट्स ऑफ होती हैं। लाइट्स ऑफ होते ही काव्या इधर उधर देखने लगती है। स्टेज पर फोकस लाइट पड़ती है। जैसे ही फोकस लाइट पड़ती है, सभी स्टूडेंट्स हूटिंग करने लगते हैं, आदित्य आदित्य। जैसे ही काव्या के कानों पर आदित्य का नाम पड़ता है, वो स्टेज की तरफ देखती है। आदित्य स्टेज पर बिना भाव के एक गिटार लिए चेयर पर बैठा था। लड़कियां तो उसे लालच भरी नज़रों से देखने लगती हैं। सभी कोई आदित्य को पाने का ख्वाब देखती थी। वहीं आदित्य था कि किसी लड़की को एक नज़र तक नहीं देखता। सब तरफ के शोर शराबों के बीच आदित्य के गिटार की धुन शुरू होती है। आदित्य के गिटार की धुन सुनते ही एक ज़ोरदार शोर के साथ हॉल शांत हो जाता है। आदित्य अपनी ही धुन के साथ गाना शुरू करता है दिल ये मेरा, मुझे हरदम ये पूछता, क्यों है मुझे तुझसे इतनी वफा। काव्या की नज़रें आदित्य पर ही ठहर सी जाती हैं। एक अलग ही तरह का एहसास जैसे काव्या में बस सा जाता है। वो आदित्य को समझने की कोशिश करने लगती है। आदित्य अपनी नज़रों को गिटार पर रखकर आगे गाता है, क्यों तेरी हसरत है हर ख्वाहिश से बढ़कर मुझे, क्यों नाम तेरा ही लेती ज़ुबां। आदित्य की इतनी अच्छी आवाज़ सुनकर लड़कियां तो पूरी पागल हो जाने लगी थीं। कई सारी लड़कियां तो अपनी जगह पर खड़ी होकर ज़ोर ज़ोर से आई लव यू आदित्य से पूरे हॉल पर शोर होने लगी थी। आदित्य सभी को इग्नोर करते हुए अपनी गिटार पकड़कर खड़ा हो जाता है और आगे गाता है। आदित्य के अलग रूप में काव्या पूरी तरह से गुम हो जाती है। वो अपनी नज़रों की बंदिश में आदित्य को बांधने की कोशिश करते हुए बस उसे ही देखती रहती है। काव्या के एहसास को जैसे साथ मिल गया हो। अचानक ही आदित्य अपनी नज़रें उठाता है तो सीधे काव्या की नज़रों से जा मिलती हैं। आदित्य की नज़रें खुद पर पड़ने से काव्या का दिल ज़ोरों से धड़कने लगता है। काव्या जैसे आदित्य की नज़रों में खोई हुई थी, बिल्कुल उसकी ही तरह आदित्य भी काव्या की नज़रों में पूरी तरह से डूब सा जाता है। उसकी नज़र काव्या से बिल्कुल नहीं हटती और वो शायद हटाना भी नहीं चाहता। आदित्य काव्या की नज़रों में गुम होकर ही आगे गाता है, साथी तेरा बन जाऊं, क्यों है ये जुनून, हर आंसू तेरा पी जाऊं और दे दूं सुकून, हर दिन तुझको चाहूं तेरी राह तकूं, अपनी बाहों में तुझको मैं सलामत रखूं। गाना ख़त्म होता है। पूरे हॉल में आदित्य के नाम की किलकारी गूंजती है। जैसे आदित्य और काव्या की नज़रें ऐसे ही एक दूसरे से मिली हुई थी।
उन्हें तो दुनियादारी का जैसे कोई होश ही ना हो। दोनों ही एक दूसरे को नज़रों में बसा लेना चाहते हों। आदित्य के शांत भाव काव्या पर भी असर करते हैं। वो बिल्कुल आसपास हुई घटनाओं से अनजान, बस आदित्य की गहरी आंखों में खोई हुई थी। आदित्य भी स्टेज पर खड़ा काव्या की नज़रों में जैसे बसना चाहता हो। किसी को भी आदित्य और काव्या की नज़रों की खबर नहीं थी, लेकिन तभी प्रीता की नज़र गौर से आदित्य की नज़रों की तरफ पड़ती है। वो आदित्य की नज़रों का पीछा करते हुए देखती है तो काव्या को पाती है। काव्या को भी आदित्य की नज़रों में खोता देख प्रीता गुस्से से अपनी मुट्ठी कस लेती है और नफरत की नज़रों से काव्या को देखती है। बहुत देर तक जब आदित्य स्टेज पर ही खड़ा रहता है तो ये देखकर सौरभ जल्दी से उसकी तरफ बढ़ जाता है और आदित्य की नज़रों को बिना देखे उसे अपने साथ ले जाता है। वहीं काव्या को भी पिया उसका हाथ पकड़कर हॉल से बाहर निकल जाती है। प्रीता जब उन दोनों को बाहर जाते देखती है तो खुद भी उनके पीछे गुस्से से तमतमाते हुए चली जाती है। पिया काव्या को वॉशरूम बोलकर वहां से चली जाती है। तभी प्रीता वहां आकर गुस्से से काव्या की तरफ देखकर बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे आदित्य पर नजर डालने की। काव्या उसे इग्नोर कर प्रीता की तरफ पीठ करके खड़ी हो जाती है। काव्या की हरकत से प्रीता का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। प्रीता गुस्से से, यू इडियट, तुम्हें तो मैं। इतना बोलते ही प्रीता काव्या को अपनी तरफ पलटती है और उसका हाथ उठाकर जैसे ही काव्या को थप्पड़ मारने के लिए उठाती है, काव्या झट से उसका हाथ पकड़ पीछे की तरफ मोड़ देती है। प्रीता की दर्द से चीख निकल जाती है। प्रीता की चीख सुन वहां से कुछ गुजरते स्टूडेंट्स उसे देखने लगते हैं और उसी जगह पर खड़े हो जाते हैं। काव्या आसपास देखकर प्रीता का हाथ छोड़ देती है। काव्या के छोड़ते ही प्रीता अपना हाथ सहलाने लगती है। काव्या वार्निंग वाले टोन में कहती है, आइंदा से मुझ पर हाथ उठाने की गलती मत करना, वरना इसका अंजाम इससे भी बुरा होगा। फिर थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर कहती है, और ये क्या लगा रखा है मेरा आदित्य मेरा आदित्य। एक बात कान खोल कर सुन लो, मुझे तुम्हारे उस आदित्य में 1% भी इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हारा आदित्य तुम्हें ही मुबारक हो। अगर दुनिया में एक वही लड़का बचेगा तब भी मैं तुम्हारे आदित्य को एक नज़र तक नहीं देखूंगी। इतना बोलते ही काव्या वहां से चली जाती है और वहीं प्रीता उसे जलती आंखों से जाते हुए देख रही थी। वहीं काव्या ने ये सब बोल तो दिया था, लेकिन उसे अपनी कही हुई बातों पर बहुत अफसोस सा होने लगता है। वो तो बस प्रीता से पीछा छुड़ाने के चक्कर में जो मुंह में आया वो बोल दिया। काव्या पूरी तरह से अपने कॉलेज के ख्वाबों में खोई हुई थी। तभी भाभी, ये एक शब्द काव्या को अपनी असली दुनिया में लेकर खड़ा कर देता है। काव्या गिटार से अपना हाथ हटाकर आवाज़ की तरफ देखती है तो उसे सभी लोग कुछ दूरी पर खड़े दिखते हैं। काव्या जल्दी से उनके पास जाती है और सब लोग बिल पे करके विला के लिए निकल जाते हैं। ट्रैफिक की वजह से कार रास्ते में ही फंसी हुई थी। काव्या हॉर्न की आवाज़ सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो खिड़की के बाहर देखने लगती है। जैसे ही काव्या खिड़की के बाहर देखती है, जल्दी से अपने आप को ढकने लगती है। काव्या अपने बैग से जल्दी से मास्क निकालती है और पहन लेती है। फिर एक दुपट्टा लेकर पूरे चेहरे को ढक लेती है। काव्या की हरकत रूहानी और रूमानी दोनों ही देख रही थी। दोनों जैसे ही काव्या की साइड की खिड़की पर झांक कर देखने लगती हैं, काव्या जल्दी से ग्लास ऊपर कर लेती है। रूहानी और रूमानी थोड़े हैरान हो जाते हैं। दोनों काव्या से पूछती हैं, लेकिन काव्या जैसे उनकी बात सुन ही नहीं रही हो। कुछ देर तक जब काव्या कोई जवाब नहीं देती तो दोनों चुपचाप बैठ जाती हैं। कुछ देर बाद सभी विला पहुंचते हैं। काव्या बिना कुछ बोले जल्दी से अंदर चली जाती है। काव्या का बिहेवियर सभी की समझ के परे था। फिर सभी सोचते हैं शायद थकने की वजह से वो ऐसे ही चली गई। रात के वक्त भी काव्या किसी से कोई बात नहीं करती या थोड़ा खाना खाकर चली जाती है। सभी सोचते हैं कि शायद थकान होने की वजह से हुआ हो, लेकिन रूहानी और रूमानी को थोड़ी गड़बड़ लगती है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। आधी रात में आदित्य बेड पर सोया हुआ था, लेकिन उसे कुछ ज़्यादा अजीब सा लगता है। वो अपनी आंखें खोलकर साइड लैंप को जलाता है और बेड पर नज़र डालता है तो काव्या बेड पर नहीं थी। आदित्य घड़ी देखता है तो रात के 2:30 हो रहे होते हैं। आदित्य अपनी जगह से उठकर हर तरफ काव्या को देखने लगता है। अचानक ही आदित्य की नज़र सोफे की तरफ जाती है। आदित्य उस तरफ बढ़ने लगता है। वो सोफे के पीछे जाकर देखता है तो काव्या खुद को पूरी तरह से सिमेट कर बैठी हुई थी। काव्या ने अपने चेहरे को घुटनों के बीच छिपा रखा था। काव्या को इस तरह से देखकर आदित्य को अजीब लगता है। आदित्य काव्या के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और काव्या के हाथों पर हाथ रखता है। जैसे ही आदित्य हाथ रखता है, काव्या अपना सिर उठाकर देखती है तो आदित्य का दिल एक बार फिर बेचैन हो जाता है।
काव्या का चेहरा पूरा आंसुओं से भरा हुआ था। वो गीली पलकों को लिए ही आदित्य को देखने लगती है। काव्या की ऐसी हालत से आदित्य थोड़ा हैरान सा हो जाता है। काव्या रोते हुए कहती है, वो लोग मुझे अब भी ढूंढ रहे हैं। अगर उन्हें पता चला कि मैं आपकी बन गई हूँ तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे। इतना बोलते ही काव्या की आंखों में फिर से आंसू बहने लगते हैं। आदित्य को ये तो पता था कि ध्रुव सूर्यवंशी के ही लोग होंगे जो काव्या का पीछा कर रहे हैं, लेकिन वो कारण जानना चाहता था। लेकिन फिलहाल तो आदित्य को काव्या को शांत कराना था। आदित्य काव्या के चेहरे को दोनों हाथों से पकड़ लेता है। ऐसा करते ही काव्या की नज़रें आदित्य से जा मिलती हैं, जो उसकी आंखों में ही देख रहा था। नज़रें मिलते ही काव्या की आंखों से आंसू फिर एक बार गिरने लगते हैं। आदित्य थोड़ा आगे आकर काव्या के माथे को चूम लेता है। ये एहसास होते ही काव्या की आंखें बंद हो जाती हैं। आदित्य माथे पर किस करके उसके बहते हुए आंसुओं को रोकने के लिए गालों को चूम लेता है। काव्या एकदम से सिहर उठती है। आदित्य अब काव्या की आंखों में देखने लगता है। काव्या भी पलकें उठाकर आदित्य को ही देखने लगती है। आदित्य काव्या के आंसुओं को पोंछता है और वैसे ही बैठे बैठे काव्या को गले से लगा लेता है। आदित्य के गले लगते ही काव्या जोर जोर से रोने लगती है। आदित्य काव्या की पीठ को सहलाने लगता है। काव्या का रोना बढ़ते ही जा रहा था। ये देखकर आदित्य काव्या की गर्दन पर अपने होंठ रख देता है। आदित्य की इस एहसास से काव्या जोर से आदित्य को पकड़ लेती है। आदित्य धीरे धीरे काव्या को गर्दन पर किस करने लगता है। काव्या अपने रोने से रुक जाती है। वो भटक सी जाती है और आदित्य के एहसास में खोने लगती है। आदित्य को जब एहसास होता है कि काव्या का रोना पूरी तरह से बंद हो चुका है तो वो काव्या को बाहों में उठा लेता है। आदित्य काव्या की आंखों में देखते हुए बेड तक ले जाता है और उसे लिटाकर खुद भी उसके पास लेट जाता है और काव्या की गर्दन की तरफ जाकर फिर से किस करने लगता है। काव्या की सांसें जोरों से चलने लगती हैं। उसकी मुट्ठियां भी कस जाती हैं। आदित्य काव्या के दोनों हाथों की मुट्ठियों को खोल खुद की उंगलियों में फंसा लेता है। काव्या की धड़कन एकाएक तेज होने लगती है। आदित्य काव्या के ऊपर आकर उसके गालों पर किस करने लगता है। काव्या बस अपनी आंखें बंद करके उसे महसूस करने की कोशिश करने लगती है। आदित्य धीरे धीरे काव्या के होंठों की तरफ बढ़ने लगता है, जो कब से उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। आदित्य अपने लबों को काव्या के लबों के साथ जोड़ने ही वाला था, लेकिन वो रुक जाता है और काव्या को देखने लगता है, जो अब तक गहरी सांसें ले रही थी। आदित्य काव्या के साइड में लेटकर काव्या की कमर पर हाथ रखकर अपने एकदम पास खींच लेता है। आदित्य के ऐसा करते ही काव्या की आंखें खुल जाती हैं और वो आदित्य को देखने लगती है। आदित्य आगे बढ़कर काव्या की आंखों को चूम लेता है तो काव्या की पलकें एकदम से बंद हो जाती हैं। काव्या की पलकें बंद होते ही आदित्य उसे बाहों में भर लेता है और पीठ को सहलाने लगता है। कुछ ही देर में काव्या आदित्य की बाहों में सुकून से सो जाती है। काव्या के सोते ही आदित्य काव्या से धीरे धीरे अलग होने लगता है। आदित्य की आंख एकदम झट से खुल जाती है। आदित्य उठकर बैठ पसीने से लथपथ गहरी गहरी सांस लेने लगता है। आदित्य अपने साइड में देखता है तो कोई नहीं होता। वो कमरे को ध्यान से देखने लगता है। ये उसका ऑफिस का केबिन में लगा बेडरूम था, जिसमें हमेशा आदित्य देर होने या ज़रूरी काम होने पर रुक जाया करता था। आज आदित्य ऑफिस से घर नहीं गया था। ज़रूरी काम की वजह से वो ऑफिस में ही रह गया था। जब वो देखता है कि बहुत लेट हो गया तो वो ऑफिस में बेडरूम पर ही सो जाता है। कुछ वक्त के बाद आदित्य अपनी आंखें थोड़ा बंद कर लेता है तो उसे काव्या के करीब जाना याद आता है। वो झट से अपनी आंखें खोलता है। आदित्य का शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। भले ही वो बस एक सपना था, लेकिन ख्वाबों में भी काव्या के करीब जाने पर आदित्य का शरीर बुरी तरह से कांपने लगता है। इतनी ज़्यादा नज़दीकी वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, चाहे वो ख्वाबों में ही क्यों ना हो। भले ही वो एक हसीन पल था, लेकिन आदित्य के लिए तो दर्द से भर देने वाला एहसास था। काव्या की थोड़ी करीबी में ही आदित्य ख्वाबों में काव्या के इतने ज़्यादा करीब चला गया। ये सोचते ही आदित्य का तो जैसे दिमाग काम करना ही बंद करता है। आदित्य घबराते हुए खुद से बड़बड़ाने लगता है, नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है? मैं उसके करीब कैसे जा सकता हूँ? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं ख्वाबों में भी उसके करीब जाने की गलती कैसे कर सकता हूँ? ये सब सोचते हुए आदित्य काफ़ी ज़्यादा गुस्से से कांच के जग में हाथ मारता है। जग टूटकर नीचे गिर जाता है। उस पर रखा पानी पूरे फर्श पर गिर जाता है। कांच के कुछ टुकड़े आदित्य के हाथों में धंस जाते हैं।
खून पानी में मिलते हुए फर्श पर फैलने लगते हैं। लेकिन आदित्य को अपनी चोट से जैसे कोई मतलब ही ना हो। वो खुद को बहुत कमज़ोर सा समझने लगता है। आदित्य की आंखें गुस्से से पूरी लाल होने लगती हैं, हाथों की नसें उभरने लगती हैं। आदित्य बेड से उठकर गुस्से से कमरे का सारा सामान फेंकने लगता है। आज तक आदित्य कभी किसी रिश्ते के लिए इतना मजबूर नहीं हुआ जितना वो इस शादी के बाद हुआ। आज तक अरुणी देवी ने उसे किसी भी रिश्ते को अपनाने के लिए नहीं कहा। आदित्य ने तो सोचा था कि वो काव्या के थोड़ा करीब जाएगा तो उसे उसके अकेलेपन से मुक्त कर देगा। शायद आदित्य का सोचना सही भी था, लेकिन अब ऐसे सपने आने से आदित्य बुरी तरह से डर जाता है और उसे खुद पर ही गुस्सा आने लगता है। आदित्य हर तरफ तोड़ फोड़ करने के बाद सोफे पर बैठ जाता है। पूरा कमरा तहस नहस हो चुका था और आदित्य के हाथ पर अब भी कांच के टुकड़े चुभे हुए थे, जिसका आदित्य को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। खून टप टप करके नीचे फर्श पर एक जगह जम रहा था। कुछ देरी की खामोशी के बाद उसके दरवाजे पर नॉक होता है। आदित्य अपनी जगह से उठकर दरवाज़ा खोलता है। दरवाजे के बाहर रॉकी और आदित्य का असिस्टेंट वीर कोई फाइल लिए खड़े थे। वीर कुछ बोलने ही वाला होता है कि उसे आदित्य की हालत दिखती है। रॉकी भी आदित्य की हालत देखकर ऊपर से नीचे देखने लगता है। तभी उसकी नज़र आदित्य के हाथों पर पड़ती है। वो घबराते हुए बोला, बॉस, आपके हाथ में खून। आदित्य पहले अपने हाथ को देखता है, फिर रॉकी को देखकर कड़क आवाज़ में, जिसके लिए आए हो वो बोलो। रॉकी को पता था कि अब आदित्य काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। उसे कुछ भी बोला तो उसकी खैर नहीं, इसीलिए वो जल्दी से वीर को इशारा करता है। वीर थोड़ा घबराते हुए, सर, इस फाइल पर आपके सिग्नेचर चाहिए थे। आदित्य वीर की बात पर कोई जवाब नहीं देता और अंदर जाकर दरवाज़ा दोनों के मुंह पर बंद कर देता है। आदित्य के इस बिहेवियर से दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर कुछ सोचते हुए दोनों केबिन में बैठ जाते हैं। आदित्य कमरे में आकर वॉशरूम में जाता है और अपने हाथ से कांच के टुकड़े निकालकर डस्टबिन में फेंक देता है। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर आता है और खुद के हाथों पर बैंडेज करके बाहर आ जाता है। आदित्य के आते ही दोनों खड़े हो जाते हैं। आदित्य अपनी चेयर पर बैठता है तो वीर जल्दी से फाइल आगे बढ़ा देता है। आदित्य बिना वक्त गवाए उसमें सिग्नेचर कर देता है। फाइल लेकर वीर वहाँ से चला जाता है। अब केबिन में आदित्य और रॉकी थे। आदित्य अपने लैपटॉप ओपन करते हुए, मेरे कमरे की सफाई करवा दो। आदित्य की बात सुनते ही रॉकी केबिन से निकलकर एक आदमी को लेकर जाता है और आदित्य के बेडरूम की तरफ बढ़ जाता है। बेडरूम की हालत देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। वो आदमी कुछ देर बाद कमरे को साफ करके चला जाता है। रॉकी किसी से बात करते हुए कॉल कट करके कहता है, बॉस, उन लोगों का क्या करें, वो बोल रहे हैं उन्हें कुछ भी नहीं पता। तुरंत आदित्य की कड़क आवाज़ आती है, मार दो। ऑर्डर मिलते ही रॉकी किसी को कॉल करता है और उसे इंस्ट्रक्शंस देकर कॉल कट कर देता है। तभी उसे आदित्य की फिर से आवाज़ आती है, डिवोर्स पेपर्स रेडी करवाओ। आदित्य के ऐसे अचानक बोलने से रॉकी कुछ समझ नहीं पाता कि डिवोर्स पेपर किसके रेडी करवाना है। रॉकी थोड़ा हिचकते हुए पूछता है, बॉस, किसके? रॉकी के इस सवाल पर आदित्य उसे घूरने लगता है। रॉकी थोड़ा हड़बड़ा जाता है और तुरंत कहता है, मैं समझ गया बॉस। आदित्य अपने लैपटॉप पर काम करते हुए, हाँ, दादी को इसके बारे में पता नहीं लगना चाहिए। आदित्य की बात सुनकर रॉकी थोड़ा परेशान हो जाता है। उसे पता था कि कोई भी काम करने पर अरुणी देवी को जैसे भी करके पता चल ही जाता था। ये सब जो हैं उनके अंडर ही तो होता है, अब उनसे कैसे छुपाया जाए। रॉकी थोड़ा परेशानी से, लेकिन बॉस। रॉकी इतना ही बोलता है कि आदित्य तुरंत जवाब देता है, आई डोंट नो कि तुम कैसे करोगे, मुझे बस डिवोर्स पेपर्स चाहिए। रॉकी लाचारी में अपना सिर हिला देता है। आज काव्या विशाखा जी के साथ मंदिर में दर्शन के लिए गई। दोनों पूजा करने के बाद वहां गरीब लोगों को कुछ कपड़े और खाने को देती हैं। विशाखा जी जब भी मंदिर आया करती थी, हमेशा ही गरीबों में खाना और कपड़े बांटा करती थी। काव्या को ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। काव्या भी अपनी माँ के साथ जब मंदिर जाया करती तब वो भी ऐसा ही किया करती थी। काव्या को विशाखा जी में हूबहू अपनी माँ की परछाई दिखने लगती है। विशाखा जी सबको बांटने के बाद काव्या के पास आती हैं। काव्या उन्हें अपने पास देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, आप बिल्कुल मेरी माँ जैसी हैं।
विशाखा जी मुस्कुराते हुए काव्या के सिर पर हाथ रखकर कहती हैं, माँ जैसी नहीं, मैं आपकी माँ ही हूँ। उनकी बात सुनकर काव्या की आंखें थोड़ी नम सी हो जाती हैं और वो तुरंत विशाखा जी के गले लग जाती है। काव्या और विशाखा जी एक बेंच पर बैठे हुए थे। काव्या अपने और अपने परिवार के बारे में विशाखा जी को सारी बातें बता रही थी। अचानक ही दोनों के बीच शांति छा जाती है। शांति को तोड़ते हुए विशाखा जी कहती हैं, काव्या, आपको पता है मेरी बहुत चाहत थी कि मेरी बेटी हो, लेकिन तीनों बार ही बेटा नसीब हुआ। मैं हमेशा से भगवान से यही शिकायत करती थी कि लेकिन आज मुझे पता चला कि भगवान ने मेरी बात क्यों नहीं सुनी। विशाखा जी के इतना बोलते ही काव्या उन्हें देखने लगती है। विशाखा जी मुस्कुराते हुए काव्या के गालों को छूते हुए कहती हैं, क्योंकि उन्हें आपके जैसी बेटी जो देना था। आपके आने के बाद मुझे कभी बेटी की कमी महसूस नहीं होती। विशाखा जी सामने आगे देखते हुए कहती हैं, काव्या, एक सवाल करूं? काव्या जल्दी से, आप हमें बेटी भी मानती हैं और इजाज़त भी मांग रही हैं। विशाखा जी काव्या की आंखों में देखकर, आदि के साथ अभी आपका रिश्ता कैसा है? जैसे ही ये सवाल काव्या के कानों में पड़ता है, वो एकदम सुन्न रह जाती है। क्या बताए, उसे समझ ही नहीं आता। काव्या कुछ नहीं बोलती, चुप ही रह जाती है। विशाखा जी भी काव्या के चुप होने का मतलब समझ चुकी थी। वो सामने देखकर कहती हैं, हमें पता है, अब भी आदि आपसे दूर ही भागते होंगे। आदि इतनी जल्दी रिश्तों को अपनाना नहीं जानते। उन्होंने कभी रिश्तों को अपनाना ही नहीं सीखा। काव्या पहले तो चुप रहती है, फिर अचानक ही सवाल करती है, वो बात क्यों नहीं करते हैं? काव्या के इस सवाल पर इस बार विशाखा जी चुप हो जाती हैं। फिर विशाखा जी अचानक ही बोलती हैं, दूरी, अकेलापन, दर्द, जब सब एक साथ हम पर वार करें तो दर्द तो ख़त्म हो सकता है, लेकिन दूरी और अकेलापन कभी ख़त्म नहीं होता। विशाखा जी के कहने का मतलब काव्या बिल्कुल समझ नहीं पाती, तो काव्या कहती है, मतलब हमें कुछ समझ नहीं आया। विशाखा जी अपनी जगह से उठकर काव्या को पीट करके खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, आदि हमारे साथ कभी बचपन से नहीं रहे। हमने हमेशा ही उनको इंसानों से दूर रखा, अपनों से दूर रखा, खुद से दूर रखा। हमेशा उन्होंने अकेलापन ही सहा है। अब उन्हें अकेलेपन की ही आदत हो गई है। काव्या फिर से बोली, लेकिन क्यों? जैसे ही ये सवाल करती है, विशाखा जी का फ़ोन बजता है। वो कॉल रिसीव करती हैं और कुछ देर बात करने के बाद काव्या से कहती हैं, चलिए काव्या, अब हमें घर जाना होगा। काव्या अपनी जगह से खड़ी होकर वहाँ से जाने लगती है। आज भी काव्या को क्यों का जवाब नहीं मिल पाया। वहीं प्रीत भी इसी मंदिर से गुजर रही थी, तभी उसे सिंघानियाओं की गाड़ी दिखी। प्रीत कुछ सोचते हुए वहाँ रुक जाती है कि शायद अर्जुन को देखने के मकसद से या उसकी पत्नी को। पहले विशाखा जी कार में बैठती हैं। प्रीत देखते ही समझ जाती है कि ये अर्जुन की माँ है। तभी काव्या कार के सामने पहुँचती है। काव्या ने अपने सिर पर साड़ी से कवर किया हुआ था, इसीलिए प्रीत उसके चेहरे को देख ही नहीं पाई। प्रीत काव्या को देखकर ये तो समझ जाती है कि ये अर्जुन की वाइफ है, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल नहीं दिख रहा था। प्रीत काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही थी काव्या को देखने की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। आखिर में काव्या कार में बैठ जाती है और प्रीत गुस्से से स्टीयरिंग में मारती है। फिर अपने आप से कहती है, कब तक तुम मुझसे बच पाओगी? मरना तो तुम्हें मेरे हाथों ही है। इतना बोलते ही प्रीत अपनी कार को आगे बढ़ा देती है। वहीं दूसरी तरफ श्रेष्ठा अपने दोस्त से मिलने के लिए होटल में जाती है। वो कमरे को ढूंढ ही रही थी, तभी उसे ध्रुव दिखता है, जो एक लड़की को अपनी गोद में उठाकर उसकी तरफ ही आ रहा था। श्रेष्ठा जल्दी से छुप जाती है। ध्रुव एक कमरे का दरवाज़ा खोलता है और उस लड़की को उसी तरह से गोद में लिए हुए कमरे के अंदर चला जाता है। उनके कमरे में जाते ही श्रेष्ठा बाहर आती है और मुंह बनाते हुए कहती है, ये इंसान कभी नहीं सुधरेगा, हफ्सी कहीं का, पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ ये सब करता रहता है। फिर थोड़ा गुस्से से, जितना मज़ा करना है कर ले, तेरी मौत की तारीख तो मैं अपने हाथों से लिखूंगी। श्रेष्ठा आगे बढ़ते हुए वहाँ से फिर से कमरे ढूंढने लगती है। तभी कमरे में ध्रुव उस लड़की को अपनी गोद में लिए बेड के सामने जाकर बैठा देता है। जैसे ही लड़की को वो बैठाता है, वो फिर से ध्रुव से चिपक जाती है और ध्रुव के शरीर पर हाथ फेरने लगती है। ध्रुव बेड पर बैठ जाता है और अपनी गन निकालकर साइड टेबल पर रख देता है। वो लड़की बेड के ऊपर चढ़कर ध्रुव की शर्ट के बटन खोलने लगती है। ध्रुव उस लड़की को बस देखे जा रहा था। सारे बटन्स खोलकर वो लड़की ध्रुव की शर्ट को उसके शरीर से अलग कर देती है और उसके सीने पर अपने हाथों को चलाना शुरू करती है। ध्रुव अपनी आंखें बंद कर लेता है।
वो लड़की ध्रुव को धक्का देकर बेड पर गिरा देती है और खुद उसके ऊपर आकर उसके सीने पर होंठ रख देती है। उसके होंठ सीने से गर्दन तक जाने लगते हैं। वहीं ध्रुव शांति से आंख बंद करके लेटा हुआ था। वो लड़की काफ़ी देर तक ऐसे ही ध्रुव को सिड्यूस करने की कोशिश करने लगती है। कुछ देर बाद ध्रुव को अपने ऊपर किसी भी तरह की हलचल महसूस नहीं होती। ध्रुव आंखें बंद किए हुए ही मुस्कुराने लगता है। वो आंखें खोलकर बैठ जाता है और सामने देखता है। सामने वो लड़की ध्रुव का ही गन लेकर ध्रुव पर पॉइंट की हुई थी। वो लड़की कहती है, मरने के लिए तैयार हो जा। ध्रुव बस उसे देखने लगता है। वो लड़की जल्दी से गन चला देती है, लेकिन गन में एक भी गोली नहीं होती। ये देखकर लड़की के हाथ डर से कांपने लगते हैं। लड़की को डरता हुआ देखकर ध्रुव के चेहरे पर मुस्कुराहट बढ़ जाती है। वो लड़की को झटके से खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है और कान के पास जाकर कहता है, तुम्हें क्या लगा? मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो। ये जानते हुए भी कि तुम मुझे मारने आई हो, मैंने तुम्हारे सामने गन रख दिया। इसका मतलब तो साफ है कि गन में गोली नहीं है। और जब इतना ही डरती हो तो ऐसा काम ही क्यों करती हो? ध्रुव की बातों को सुनकर लड़की नाकाम कोशिश करने लगती है छूटने की। वो डरते हुए कहती है, प्लीज़ सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। ध्रुव अपनी पॉकेट से कुछ बुलेट्स निकालता है और लड़की की आंखों के सामने बुलेट्स को गन में फिट करने लगता है और फिर कहता है, अब गलती तो हो गई तुमसे, सज़ा तो मिलेगी। और शुक्र करो कि तुम मुझे कुछ दिन पहले नहीं मिली, वरना मैं तुम्हारे जिस्म के हर हिस्सों को नोचता फिर तुम्हें मार देता। बट यू आर वेरी लकी। इतना बोलते बोलते ध्रुव उस लड़की की कमर पर गन लेकर जाता है। लड़की डर से कांप जाती है। ध्रुव बिना वक्त गवाए उस लड़की की कमर पर गोली चला देता है। लड़की की सांसें एक झटके में उसके शरीर से अलग हो जाती हैं। ध्रुव उस लड़की को अपनी गोद से हटाकर बेड पर ढकेल देता है। ध्रुव के हाथ और शरीर पर पूरा खून लग जाता है। ध्रुव अपना शर्ट उठाकर पहन लेता है और कमरे से बाहर आ जाता है। वहाँ उसके 2 बॉडीगार्ड्स खड़े थे। ध्रुव उन्हें देखकर कहता है, लाश को ठिकाने लगा दो। बॉडीगार्ड्स कमरे के अंदर जाते हैं। ध्रुव साइड के रूम में जाकर वॉशरूम में शावर के लिए चला जाता है। वहीं श्रेष्ठा अपने दोस्त के साथ काफ़ी देर तक बात करने के बाद कमरे से बाहर निकल जाती है और वहाँ से जाने लगती है। श्रेष्ठा चलते चलते उसी रूम के पास पहुँच जाती है जहाँ उसने ध्रुव को लड़की के साथ जाते हुए देखा था। श्रेष्ठा कुछ देर तक कमरे को घूरती है, फिर आगे बढ़ने लगती है। तभी उसे उसके साइड वाले कमरे में ध्रुव हाथ पकड़कर उसे खींच लेता है। श्रेष्ठा अपनी आंखें बंद कर लेती है। ध्रुव श्रेष्ठा के बालों को चेहरे से हटाते हुए कहता है, बेबी, कितना वेट करवाती हो तुम मुझे? मैं तुमसे मिलने के लिए कितना बेचैन था। ये आवाज़ सुनते ही श्रेष्ठा अपनी आंखें खोलती है और ज़ोर से ध्रुव को धक्का देती है। धक्के की वजह से ध्रुव थोड़ा पीछे हो जाता है, लेकिन फिर से श्रेष्ठा का हाथ पकड़ खींचकर उसे कसकर पकड़ लेता है। श्रेष्ठा खुद को छुड़ाते हुए कहती है, छोड़ो मुझे जाहिल इंसान। काफ़ी देर तक जब श्रेष्ठा खुद को छुड़ा नहीं पाती तो गुस्से से ध्रुव को घूरने लगती है। ध्रुव मुस्कुराते हुए, हाय तुम्हारी ये कातिलाना नज़रें। श्रेष्ठा अपनी नज़रें ध्रुव से फेर लेती है तो ध्रुव आगे जाकर श्रेष्ठा के गालों को किस कर लेता है। श्रेष्ठा ध्रुव को देखकर, उस लड़की से मन नहीं भरा तुम्हारा जो तुम? श्रेष्ठा को जब समझ आता है कि वो क्या बोल रही है तो वो एकदम से चुप हो जाती है। वहीं ध्रुव जब ये सुनता है तो पहले उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जब उसे समझ आता है तो उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो श्रेष्ठा के कान के पास जाकर कहता है, बेबी, आर यू जेलस? ध्रुव की ऐसी बातें सुनकर श्रेष्ठा बुरी तरह से उसे घूरने लगती है। ध्रुव काफ़ी बेशर्मी से कहता है, बेबी, दुनिया की किसी भी लड़की में वो मज़ा नहीं जो तुम में है। जब से तुम्हें छुआ है मन करता है रोज़ मैं तुम्हें अपनी बाहों में भरकर जी भरकर प्यार करूं। ऐसी बेशर्मी भरी बातें सुनकर श्रेष्ठा आंखें फाड़े ध्रुव को देखने लगती है तो ध्रुव आगे कहता है, लेकिन बेबी, तुम मुझे झेल नहीं पाओगी। श्रेष्ठा धक्का देते हुए गुस्से से, हफ्सी इंसान, छोड़ो मुझे। श्रेष्ठा की हरकतें देखकर ध्रुव हंसने लगता है और उसके गालों पर किस करते हुए कहता है, बेबी, ऐसे जब तुम खुद को छुड़ाने की कोशिश करती हो तो। इतना बोलकर ध्रुव श्रेष्ठा को गोद में उठा लेता है और बेड पर जाकर लिटा देता है। श्रेष्ठा जल्दी से बेड से उठकर वहां से भागने लगती है, लेकिन दरवाज़ा लॉक था। ध्रुव बस श्रेष्ठा को देखकर मुस्कुरा रहा था। श्रेष्ठा दरवाज़ा को खोलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। ध्रुव अपने कदम बढ़ाते हुए श्रेष्ठा के पास जाकर
उसे गोद में उठा लेता है और फिर से बेड में लिटा देता है और खुद भी उसके साथ लेटकर उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा लेता है। श्रेष्ठा अब बिल्कुल शांत हो जाती है। ध्रुव श्रेष्ठा की कमर को पकड़कर और पास खींच लेता है। ध्रुव की सांसें श्रेष्ठा की गर्दन से टकरा रही थी। अचानक ही श्रेष्ठा के बदन में सिरहन पैदा होती है। ध्रुव श्रेष्ठा की गर्दन पर सांस छोड़ते हुए कहता है, बेबी, तुम्हारे बिना एक पल भी रहा नहीं जाता। ध्रुव के बोलने से ध्रुव के होंठ श्रेष्ठा की गर्दन पर टच हो रहे थे, जिससे श्रेष्ठा की सांसें अटकने लगती हैं। ध्रुव के कहे हुए शब्द श्रेष्ठा के कानों तक बिल्कुल नहीं पहुंच रहे थे। वो तो ध्रुव की करीबी में ही होश खो बैठती है। दोनों के बीच एकदम से शांति छा जाती है। तभी ध्रुव का फ़ोन रिंग होता है। ध्रुव उसी तरह रहकर अपना फ़ोन लेता है और बिना देखे रिसीव करता है। फ़ोन की दूसरी तरफ से, बॉस आपकी मीटिंग। इतना ही बोलता है कि ध्रुव उसकी बात को काट कर, आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। इतना बोलते ही ध्रुव सामने वाले की बात सुने बिना कॉल काट देता है। वहीं श्रेष्ठा जब ध्रुव की बात सुनती है तो अपने मन में कहती है, श्रेष्ठा, कहीं ये इंसान तेरे साथ वो सब तो नहीं करने वाला। श्रेष्ठा सोच ही रही थी, तभी ध्रुव श्रेष्ठा की गर्दन पर किस करते हुए कहता है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। श्रेष्ठा की आंखें एकदम हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। ध्रुव श्रेष्ठा की गर्दन में अपना चेहरा निकाल श्रेष्ठा को देखने लगता है। श्रेष्ठा भी ध्रुव को देखने लगती है। दोनों के बीच नज़रों की तकरार कुछ वक्त के लिए होता है। फिर जैसे ध्रुव को कुछ याद आता है, वो श्रेष्ठा से अपनी नज़रें फेर लेता है और फिर से उसकी गर्दन में चेहरा छुपाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। अब तक श्रेष्ठा को पता चल चुका था कि वो खुद को ध्रुव की मर्जी के बिना तो कभी नहीं छुड़ा पाएगी। इसीलिए वो भी अपनी आंखें बंद कर लेती है और ध्रुव की पीठ पर हाथ रख देती है। जैसे ही श्रेष्ठा ध्रुव की पीठ पर हाथ रखती है तो पता नहीं क्यों पर उसे बहुत सुकून सा मिलता है। वहीं ध्रुव भी श्रेष्ठा के ऐसा करने से मुस्कुराने लगता है और उसे कसकर पकड़ते हुए और करीब खींच लेता है। श्रेष्ठा की धड़कन तेजी से शोर करने लगती है, जो ध्रुव साफ सुन पा रहा था। श्रेष्ठा के इतना करीब आने पर ध्रुव की भी धड़कन अचानक ही तेज हो जाती है। श्रेष्ठा एक पल के लिए सब कुछ भूल जाती है और सुकून से ध्रुव की बाहों में सो जाती है। ध्रुव भी श्रेष्ठा की बाहों में सुकून से सो जाता है। इधर शाम के वक्त काव्या, अनुराग, सौरभ, रूहानी और रुमानी टेरेस पर बैठकर बातें करने में लगे थे। काव्या अब तक सभी के साथ पूरी तरह से जुड़ चुकी थी। सौरभ बार बार काव्या को नोटिस कर रहा था कि काव्या चारों के साथ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल और फ्रेंडली बातें कर रही थी। हर कोई अपने बारे में बताने लगता है। वहीं रोहान सभी से दूर टेरेस के छोर पर खड़ा नज़ारों को देख रहा था। काव्या उसे बहुत देर से नोटिस कर रही थी। आदित्य के सिवाय एक रोहान ही था जिसके साथ अब भी काव्या की बात नहीं हुई थी। जब से काव्या यहाँ आई थी उसने नोटिस किया था कि रोहान भी थोड़ा बहुत आदित्य की तरह ही बिहेव करता है, लेकिन वो सभी घर वालों से बात भी करता था और घुल मिल कर ही रहा करता था। अनुराग जब काव्या की नज़र रूहान पर देखता है तो तुरंत पहुंचता है। क्या हुआ भाभी? काव्या उसको देखते हुए कहती है। रूहान ऐसे अकेले क्यों खड़े हैं? रूहानी थोड़ा उदास सा कहती है। जब से उनकी ज़िंदगी से रिहान गया है तो ऐसा ही हो गया है, ज़्यादातर ऐसे ही अकेले रहते हैं। काव्या थोड़ी कंफ्यूज होकर कहती है, रिहान कौन? अनुराग भी अब थोड़ा दुखी हो जाता है और तुरंत जवाब देता है, रूहान का बेस्ट फ्रेंड। काव्या फिर से रूहान को एक नज़र देखती है और फिर पूछती है, कहाँ गए? रिहान ने रूहान को नहीं बताया? अचानक ही सबकी आंखों में दर्द उभरने लगता है। रूमानी मुश्किल से कहती है, रिहान भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे। जैसे ही काव्या ये सुनती है उसकी आंखों में भी दर्द दिखने लगता है। काव्या अच्छे से जानती थी कि किसी अपने को खोने का दर्द कैसा होता है। सभी लोगों में उदासी छाई हुई थी कि एक सर्वेंट आकर सबको नीचे चलने के लिए कहती है। अनुराग रोहान को आवाज़ देने लगता है, रोहान। आवाज़ सुनते ही रोहान पीछे मुड़कर देखता है तो अनुराग कहता है, दादी ने सबको नीचे बुलाया है। रोहान जल्दी से सबके पास जाता है और सब नीचे चले जाते हैं। नीचे कुछ लोग सोफे पर बैठे किसी के आने का इंतज़ार कर रहे थे। तभी सभी लोग वहां पहुंच जाते हैं। जैसे ही काव्या की नज़र सामने वाले इंसान पर पड़ती है तो वो तुरंत कहती है, अंकल आप यहाँ? ये इंसान शेखर मेहता है, जो काव्या के पापा के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। शेखर जी जैसे ही काव्या को देखते हैं तुरंत अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। काव्या जल्दी से उनके पास जाकर गले लग जाती है।
शेखर जी काव्या के सिर पर हाथ रखकर सहलाते हुए काफ़ी प्यार से पूछते हैं, कैसी हैं आप? काव्या शेखर जी से अलग होकर उन्हें देखते हुए कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? शेखर जी हाँ में सिर हिला देते हैं। तभी अरुणी देवी कहती हैं, तो कहिए कैसे आना हुआ आपका? अरुणी देवी का सवाल सुनते ही काव्या थोड़ा साइड में खड़ी हो जाती है और शेखर जी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। वो बैठकर कहते हैं, जी हम यहाँ काव्या को उनकी अमानत लौटाने आए हैं। हम काफ़ी वक्त से काव्या को ढूंढ रहे थे लेकिन उनका पता ही नहीं चल रहा था। अमानत लौटाने की बात से काव्या शेखर जी को देखने लगती है। शेखर जी आगे कहते हैं, विश्वजीत काव्या के पापा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी काव्या के नाम कर दी थी, लेकिन वो काव्या को कुछ दे पाते उससे पहले ही ये सब हो गया। काव्या अचानक ही बोल पड़ती है, हमें कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। काव्या के ऐसे अचानक बोलते ही सबकी नज़रें काव्या पर ठहर जाती हैं, जो इस वक्त अपने दर्द को संभाले खड़ी थी। शेखर जी काव्या को देखते हुए कहते हैं, विश्वजीत की आखिरी ख्वाहिश थी कि आप उनकी प्रॉपर्टी की मालिकिन बने। ये सुनते ही काव्या चुप हो जाती है। वो अब चाहकर भी इस प्रॉपर्टी को लेने से इनकार नहीं कर सकती थी। आखिर काव्या अपने पापा की आखिरी ख्वाहिश को कैसे नकार सकती थी? अब शेखर जी अरुणी देवी को देखते हुए कहते हैं, काव्या को हमारे साथ जाना होगा क्योंकि प्रॉपर्टी के पेपर्स उनके घर पर हैं, लेकिन कहाँ है ये तो काव्या ही बता सकती हैं। एक बार हम कोर्ट में उसको दिखा दें तो कोर्ट उसे काव्या की प्रॉपर्टी घोषित कर देगी। इतना कहते ही शेखर जी अरुणी देवी को देखने लगते हैं। इस वक्त अरुणी देवी के भाव बहुत कठोर दिख रहे थे। बहुत देर की शांति के बाद अरुणी देवी की कड़क आवाज़ आती है, काव्या आप लोगों के साथ नहीं जाएगी। अरुणी देवी की बात से शेखर जी अपने साथ आए दोनों लोगों को देखते हैं, फिर एक नज़र काव्या को, फिर अरुणी देवी को देखते हैं। अरुणी देवी, कल तक काव्या मसूरी पहुंच जाएगी, आप सब अब जा सकते हैं। शेखर जी के साथ आए लोग खड़े होकर उनको नमस्ते बोल चले जाते हैं। काव्या भी अपने कमरे में चली जाती है। उसके साथ ही हॉल से एक एक करके सब अपने कमरे में चले जाते हैं। रात के करीब 7 बजे आदित्य विला पहुंचता है और अपने कमरे की तरफ ना जाकर दादी के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। आदित्य अरुणी देवी के कमरे में नॉक करता है तो अरुणी देवी उसे अंदर बुलाती हैं। आदित्य अंदर जाते ही कहता है, दादी कल मैं मसूरी जा रहा हूँ बिजनेस के सिलसिले में। अरुणी देवी आदित्य को देखते हुए कहती हैं, काव्या को भी आपके साथ लेकर जाइए। काव्या का नाम सुनते ही आदित्य अपनी जगह जम जाता है और अपनी दादी को ही देखने लगता है। फिर काफ़ी मुश्किल से बोलता है, लेकिन दादी। बस इतना ही कहता है कि अरुणी देवी आदित्य को सारी बात बता देती हैं। आदित्य गंभीरता से अपनी दादी की बात को सुन रहा था। आखिर में अरुणी देवी कहती हैं, काव्या का ध्यान रखिएगा, वो लोग कभी भी काव्या को लेकर जा सकते हैं। आदित्य हाँ में सिर हिला देता है और अरुणी देवी के कमरे से निकलकर अपने कमरे में चला जाता है। आदित्य अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन उसे बार बार सपने में काव्या के करीब आना याद आने लगता है, जिससे वो अपने कदम बढ़ाते हुए ही रोक लेता है। कुछ दूर पर खड़े होकर आदित्य अपने कमरे को देखने लगता है। कमरे के अंदर जाकर काव्या से सामना करना उसे बहुत मुश्किल सा लगने लगता है। इसीलिए वो कमरे में ना जाकर स्टडी रूम में चला जाता है। सर्वेंट को बुलाकर वो खाना मंगाता है और डिनर करने लगता है। डिनर करने के बाद आदित्य स्टडी रूम से बाहर निकलकर देखता है तो लोग सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे डिनर कर रहे थे। आदित्य बिना वक्त गवाए अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है और चेंज करके बेड पर लेट जाता है। कुछ देर बाद काव्या डिनर करके आती है। आदित्य को बेड पर सोया देखकर काव्या उसकी तरफ बढ़ जाती है और उसके साइड ही बैठ जाती है। काव्या एक टक आदित्य के चेहरे को देखने लगती है, जिसका एहसास आदित्य को भी हो जाता है। आदित्य अब तक सोया नहीं था, बस सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सो पाता उससे पहले ही काव्या आ गई थी। अचानक ही काव्या की नज़रें आदित्य के हाथों पर चली जाती हैं, जिसमें पट्टी बंधने के बावजूद खून निकल रहा था। काव्या अपनी जगह से उठकर फर्स्ट एड बॉक्स लाती है। आदित्य के बिल्कुल पास जाकर बैठ जाती है। काव्या आदित्य के हाथों को पकड़कर पट्टी खोलने लगती है। वहीं काव्या की छुअन से आदित्य का दिल जोरों से धड़कने लगता है। वो खुद को किसी भी तरह से संभालने की कोशिश किए जा रहा था। अचानक ही आदित्य अपनी आंखें खोलता है। काव्या अपने काम में बिजी थी। आदित्य की पट्टी को निकालकर कॉटन से उसे साफ करती है। वहीं आदित्य काव्या के मासूम चेहरे में ही खो जाता है। आदित्य काव्या के चेहरे के हर एक हिस्से को बहुत गौर से देखने लगता है।
काव्या की झुकी हुई पलकें, उसके चेहरे पर परेशानी के भाव, मुलायम और रसीले होंठ जो कोई भी देखे तो होंठों को चूमे बगैर रहा ना जाए। काव्या को परेशान करती उसकी जुल्फें जो बार बार उसके गालों को छू रही थी। काव्या दवाई लगाकर पट्टी कर देती है। पट्टी करने के बाद काव्या आदित्य को देखने लगती है जिसकी आंखें अब बंद थी। काव्या भी आदित्य के चेहरे को देखकर एक पल के लिए खो जाती है। आदित्य भी काव्या के मुकाबले काफी ज्यादा हैंडसम था। उसका शांत चेहरा, नाक पर गुस्सा और उसके होंठ जिस पर कभी भी मुस्कुराहट नहीं होती। काव्या कुछ सोचते हुए अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और फर्स्ट एड बॉक्स को रखकर बेड पर आदित्य से थोड़ा दूर पीठ करके लेट जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। काव्या के लेटते ही आदित्य की नज़र उस पर चली जाती है। इस वक्त काव्या की पीठ आदित्य के सामने थी। वो चाहकर भी जैसे काव्या से दूर रहने की कोशिश नहीं कर पा रहा था। आदित्य धीरे धीरे काव्या के पास जाने लगता है, लेकिन उसके सपने को याद कर वो खुद भी काव्या को पीट करके सोने की कोशिश करता है। आदित्य के दिल में अलग ही तूफान उमड़ रहा था। वो चाहकर भी काव्या से दूर नहीं हो पा रहा था। नींद तो जैसे उसकी आंखों से बिल्कुल गायब ही हो गई थी। बहुत देर तक आदित्य खुद को संभालने और सोने की नाकाम कोशिश किए जा रहा था, लेकिन नींद तो जैसे उससे कोसों दूर चली गई हो। अचानक ही काव्या नींद में पलटती है और उसका हाथ सीधे आदित्य की कमर पर चला जाता है। आदित्य को भी जैसे इसी पल का इंतजार हो। आदित्य काव्या की तरफ पलटता है और काव्या के चेहरे को देखने लगता है जो सुकून से अपनी आंखें बंद करके सो रही थी। आदित्य अपने हाथ बढ़ाकर काव्या के चेहरे को ढकते बालों को हटाता है। काव्या को इतने पास देखकर ही आदित्य सारा कुछ भूल जाता है और काव्या के और पास जाकर उसे बाहों में भर लेता है। काव्या भी आदित्य के और करीब जाकर उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है। काव्या की करीबी से आदित्य को एक अलग ही सुकून मिलता है। जो बेचैनी कुछ देर पहले हो रही थी वो पल भर में गायब हो जाती है और जल्दी ही वो नींद की आगोश में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव बैल्कनी में किसी से बातें करके अपना फ़ोन अपनी पॉकेट में रखता है, फिर सिगरेट निकालकर अपने मुंह में डाल देता है। लाइटर से वो जैसे ही सिगरेट को जलाने वाला होता है, श्रेष्ठा उसके मुंह से सिगरेट ले लेती है। ध्रुव देखता है तो श्रेष्ठा उसे गुस्से से देख रही थी। ध्रुव को श्रेष्ठा की इस हरकत से कुछ समझ नहीं आता। श्रेष्ठा सिगरेट को नीचे फेंक अपने पैरों से मसलती है और फिर ध्रुव को देखकर कहती है, मुझे नहीं पसंद कि तुम इस जहर से खुद को नुकसान पहुंचाओ। तुम्हें मारने का, नुकसान पहुंचाने का हक सिर्फ मेरा है। श्रेष्ठा की बातों को सुनकर ध्रुव के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो श्रेष्ठा को कमर से पकड़कर खींच लेता है और एक हाथ से श्रेष्ठा के होंठों को छूते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो बेबी, आज के बाद मैं तुम्हारा हक किसी को नहीं दूंगा। श्रेष्ठा जलती नज़रों से ध्रुव को देखकर कहती है, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। ध्रुव श्रेष्ठा की आंखों में बहुत गौर से देखता है, जिसमें उसके लिए नफरत कूट कूट कर भरी हुई थी। आज तक ध्रुव ने अपने लिए इतनी ज़्यादा नफरत किसी की आंखों में नहीं देखी थी। वहीं श्रेष्ठा ध्रुव की आंखों में एक अलग ही तरह का एहसास देख पा रही थी जो उसके लिए बहुत नया था। ध्रुव श्रेष्ठा की आंखों से नजरें हटाकर होंठों पर डालता है जो बिल्कुल मखमल से गुलाब की पंखुड़ियों के समान लग रही थी, एकदम रसीले, जिसे चूमे बगैर रहा ना जाए। ध्रुव से भी बिल्कुल रहा नहीं जाता और वो धीरे धीरे श्रेष्ठा के होंठों की तरफ बढ़ने लगता है। श्रेष्ठा ये देखकर छूटने की जगह अपनी आंखें बंद कर लेती है, जैसे ध्रुव को परमिशन दे रही हो। ध्रुव श्रेष्ठा की आंखें बंद करने से दंग रह जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये वही लड़की है जो उससे इतनी नफरत करती है और उससे बदला लेने के मकसद से आई है, जिसकी आंखों में खुद उसके अपने लिए इतनी नफरत देखी, उसके बावजूद उसे परमिशन दे रही है। ध्रुव सारी बातों को साइड में रखते हुए अपने होंठों को धीरे से श्रेष्ठा के होंठों में रख देता है और बहुत ही सॉफ्टली किस करने लगता है। श्रेष्ठा आंखें बंद कर बिल्कुल शांत खड़ी थी। आज वो छूटने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। ध्रुव के हाथ धीरे धीरे बढ़ते हुए श्रेष्ठा की गर्दन पर चले जाते हैं और वो श्रेष्ठा की गर्दन को पकड़कर किस करने लगता है। धीरे धीरे ध्रुव की किस सॉफ्ट से स्मूथ किस में बदल जाती है। वो बिल्कुल पागलों की तरह श्रेष्ठा के होंठों को किस करने लगता है। ध्रुव के ऐसा करते ही श्रेष्ठा के हाथ उसके सीने पर चले जाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी ध्रुव को रोक नहीं रही थी। काफ़ी देर बाद जब श्रेष्ठा की सांसें फूलने लगती हैं तो ध्रुव उसके होंठों को धीरे से छोड़ देता है, लेकिन अब भी वो उसे खुद से दूर नहीं करता। श्रेष्ठा आंखें बंद किए हुए ही गहरी गहरी सांस लेने लगती है।
ध्रुव की नज़रें अब भी उसके होठों पर थीं, जो उसके किस करने की वजह से और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। कुछ देर बाद श्रेष्ठा नॉर्मल होती है और जैसे ही अपनी आंखें खोलने वाली होती है, ध्रुव फिर से उसके होठों को चूमने लगता है। श्रेष्ठा कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहीं ध्रुव श्रेष्ठा के होठों को कभी ऊपर हिस्से में चूम रहा था तो कभी निचले हिस्से में। ऐसा लग रहा था कि ध्रुव श्रेष्ठा के होठों को छोड़ना ही नहीं चाहता हो। बहुत लॉन्ग और इंटेंस किस के बाद ध्रुव श्रेष्ठा को बाहों में भर लेता है। श्रेष्ठा अब खुद की सांसों को काबू करने में लगी थी। कुछ देर बाद श्रेष्ठा नॉर्मल होती है तो ध्रुव उसको अलग करके देखने लगता है। श्रेष्ठा आंख खोलकर ध्रुव से कहती है, अगर तुम्हारा किस करना हो गया हो तो कुछ ऑर्डर करो। फिर मुंह बनाते हुए, मुझे भूख लगी है। ध्रुव श्रेष्ठा के चेहरे को देखकर थोड़ा स्माइल करते हुए कहता है, 1 मिनट, मैं अभी ऑर्डर करता हूँ। ध्रुव अपना फ़ोन निकालकर कुछ खाने के लिए ऑर्डर करता है और श्रेष्ठा को देखता है, जो अब भी वैसी ही खड़ी थी। ध्रुव आगे बढ़कर श्रेष्ठा को गोद में उठा लेता है। गोद में उठाते ही श्रेष्ठा जोर से चिल्लाती है, हे छोड़ो, उतारो मुझे। ध्रुव थोड़ा हैरान सा श्रेष्ठा को देखता है, फिर गोद से नीचे उतार देता है। ध्रुव पूछता है, क्या हुआ? श्रेष्ठा थोड़ा हिचकिचाते हुए, वो मुझे। श्रेष्ठा को यूं परेशान देख ध्रुव श्रेष्ठा के माथे पर हाथ रखता है, फिर चिंता करते हुए, व्हाट हैपेंड बेबी, आर यू ओके? ध्रुव के ऐसे सवाल सुनकर श्रेष्ठा अपना सिर झुकाते हुए कहती है, वो मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ध्रुव परेशान सा श्रेष्ठा के पेट को छूते हुए, कैसे और कब? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम अभी रुको, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। ध्रुव जल्दी से फ़ोन लेकर कॉल करने लगता है कि श्रेष्ठा उसका फ़ोन लेकर कट कर देती है। श्रेष्ठा की इस हरकत से ध्रुव उसे सवालिया नज़रों से देखने लगता है। श्रेष्ठा फिर से अपना सिर झुका लेती है और धीरे से कहती है, वो मेरे पीरियड्स चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है, मेरे पास पैड भी नहीं है इसलिए। श्रेष्ठा की बात सुनकर ध्रुव अपना फ़ोन उसके हाथों से ले लेता है और किसी को कॉल करके सामान लाने के लिए कहता है। कुछ देर बाद दरवाजे पर नॉक होता है तो ध्रुव जाकर सारा सामान ले आता है। खाने का सामान वो टेबल पर रख देता है और एक पेपर बैग श्रेष्ठा की तरफ बढ़ाकर कहता है, पहले तुम चेंज कर लो, फिर हम डिनर करते हैं। श्रेष्ठा एक नज़र ध्रुव को देखती है, फिर वो बैग लेकर वॉशरूम चली जाती है। कुछ देर में श्रेष्ठा चेंज करके आती है तो देखती है ध्रुव एक प्लेट पर खाना सर्व कर रहा था। श्रेष्ठा को देखकर ध्रुव उसे अपने पास बुलाता है और अपनी गोद में बिठाकर अपने हाथ से खाने का एक निवाला बढ़ा देता है। श्रेष्ठा बिना कोई बहाना किए ध्रुव के हाथों से खाने लगती है। ध्रुव श्रेष्ठा को भी खिला रहा था और खुद भी खा रहा था। थोड़ी देर में ध्रुव श्रेष्ठा को लिटाकर खुद भी उसके बगल में लेट जाता है। श्रेष्ठा अपनी आंखें बंद कर लेती है, तभी उसे अपने पेट पर हाथ का स्पर्श महसूस होता है। श्रेष्ठा जल्दी से आंखें खोलती है तो ध्रुव उसकी आंखों में देखकर कहता है, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं कर रहा, बस तुम्हारे दर्द को कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्रुव की बातों को सुनकर श्रेष्ठा एक पल उसे देखने लगती है। ध्रुव श्रेष्ठा के पेट को सहला रहा था। धीरे धीरे श्रेष्ठा की आंखें बंद हो जाती हैं और वो सो जाती है। श्रेष्ठा को सोता देख ध्रुव उसके माथे पर किस करता है, फिर बाहों में भरकर सो जाता है। एक सुकून भरी नींद के बाद सुबह आदित्य नींद से पहले उठता है। आंखें खोलते ही उसे काव्या का खूबसूरत और प्यारा सा चेहरा दिखता है, जो आदित्य से पूरी तरह से सटकर सोई हुई थी। काव्या का हाथ आदित्य की पीठ पर था और आदित्य का हाथ काव्या की कमर पर। आदित्य कुछ देर तक काव्या को देखता है, फिर उसका हाथ पकड़कर धीरे से अपने ऊपर से हटा लेता है। आदित्य के ऐसा करते ही काव्या कसमसाने लगती है, जिसे देखकर आदित्य डर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर तक जब उसे कुछ एहसास नहीं होता तो धीरे से अपनी आंखें खोलता है और काव्या को देखता है। अब काव्या का हाथ आदित्य के खुले सीने पर था। आदित्य धीरे धीरे काव्या से थोड़ा दूर होता है, फिर अपनी जगह से उठकर वॉशरूम चला जाता है। हमेशा की ही तरह काव्या की आंख आदित्य के शार लेने की आवाज़ से खुल जाती है। काव्या धीरे से अपनी आंखें खोलती है और बेड पर बैठ जाती है। कुछ देर बाद आदित्य रेडी होकर बाहर आता है। आदित्य ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा होकर बाल बनाने लगता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसे कोई देख रहा है। आदित्य अपनी नज़रें थोड़ा साइड करता है तो देखता है काव्या खड़े होकर कब से उसे देखे जा रही थी। आदित्य को अपनी तरफ देखता देख काव्या अपने कदम बढ़ाते हुए आदित्य के पास जाने लगती है। इस वक्त काव्या का चेहरा बिल्कुल शांत था। काव्या को अपनी तरफ आता देख आदित्य थोड़ा हड़बड़ा जाता है। काव्या आदित्य के एकदम पास जाकर खड़ी हो जाती है और उसे देखने लगती है।
आदित्य भी काव्या को ही देख रहा था। काव्या एकदम से आदित्य का हाथ अचानक से पकड़ लेती है और उसके हाथ को देखने लगती है। आदित्य बहुत गौर से काव्या को देख रहा था। आदित्य के हाथ में जहाँ काव्या ने पट्टी बांधी थी वो गीली नहीं थी। आदित्य नहाते समय अपने हाथों को कवर कर लिया था जिससे उसमें पानी ना पड़े। आदित्य की पट्टी को गीला ना देखकर काव्या आदित्य को देखने लगती है। आदित्य भी काव्या को देखने लगता है। काव्या धीरे से आदित्य का हाथ छोड़ देती है और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली जाती है। काव्या के जाने के बाद आदित्य पहले अपने हाथ को देखता है और फिर वॉशरूम के दरवाजे की तरफ। आदित्य अपने बाल सेट करके कमरे से निकल जाता है, तभी उसे सौरभ दिखता है। सौरभ जल्दी से आदित्य के पास आते हुए कहता है, क्या यार, मैंने सुना तू मसूरी जा रहा है? आदित्य, हाँ, मैं बिजनेस के सिलसिले में जा रहा हूँ। और इतना बोलते ही आदित्य अपने कमरे की तरफ नजर डालता है, फिर सौरभ को देखकर स्टडी रूम की तरफ बढ़ जाता है। सौरभ आदित्य की बात समझकर उसके पीछे चला जाता है। सौरभ पीछे जाते हुए स्टडी रूम में पहुंच जाता है और कहता है, लेकिन यार तू। इससे आगे सौरभ कुछ बोलता, आदित्य उसे चुप करा देता है। तुझे पता है मुझे अकेले खाना पसंद है, तो तू अब जा, मुझे भूख लगी है। खुद को यूं इग्नोर होता देख सौरभ का मुंह बन जाता है और वो स्टडी रूम से बाहर चला जाता है। उसके जाते ही सर्वेंट्स आदित्य को नाश्ता देकर चली जाती है। वहीं काव्या रेडी होकर नीचे जाती है। काव्या ने आज हरे रंग की बनारसी साड़ी पहनी थी जिसका बॉर्डर गोल्डन और हरे रंग का था। हाथों में भर भर कर चूड़ियां, बिल्कुल एक नई दुल्हन की तरह। माथे और गले पर आदित्य के नाम की सिंदूर और मंगलसूत्र, पैरों पर छन छन करती पायल। कुल मिलाकर आज काव्या बिल्कुल नई दुल्हन की भांति लग रही थी जिसकी शादी कल ही हो गई हो। काव्या को देखते ही सबके चेहरे पर मुस्कुराहट छा जाती है। काव्या सबके साथ नाश्ता करती है और बड़ों के पैरों को छूते हुए आशीर्वाद लेती है। रुमानी रूहानी काव्या के गले लग जाती हैं। वहीं अनुराग भी जल्दी से जाकर काव्या से बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह लिपट जाता है और कहता है, आई विल मिस यू भाभी। अनुराग की हरकत और बात से काव्या मुस्कुराने लगती है। काव्या अब सौरभ के पास जाकर खड़ी हो जाती है। सौरभ धीरे से कहता है, अपना ख्याल रखिएगा भाभी। काव्या मुस्कुराते हुए हाँ बोलती है, फिर सब तरफ नजरें घुमाकर किसी को ढूंढने की कोशिश करने लगती है, लेकिन काव्या जिसे खोज रही थी वो उसे नहीं मिलती। अब सब विला के बाहर आ जाते हैं। आदित्य काफी देर से कार में बैठा काव्या का ही इंतजार किए जा रहा था। काव्या कार के पास जाती है तो रॉकी आगे आकर कार का दरवाजा खोलता है। काव्या पहले पीछे मुड़कर सबको देखती है। काव्या के ऐसे पीछे मुड़ने से सभी के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है। काव्या भी सभी को देखकर स्माइल करती है और कार के अंदर जाकर बैठ जाती है। रॉकी जल्दी से दरवाज़ा बंद करता है। काव्या अब भी किसी को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, तभी अचानक उसकी नज़र टेरेस के ऊपर चली जाती है जहाँ पर रूहान खड़े होकर काव्या को ही देख रहा था। काव्या भी कब से रूहान को ही खोज रही थी। धीरे धीरे कार चलते हुए सिंघानिया विला के मेन गेट से बाहर निकल जाती है। काव्या अब सीधे बैठ जाती है। कुछ ही देर में कार सिंघानिया विला के मेन गेट से बाहर निकल जाती है। काव्या अपनी जगह में अच्छे से बैठ जाती है। काव्या का हाथ अचानक ही किसी के हाथ पर चला जाता है। स्पर्श महसूस होते ही काव्या अपने हाथ को देखती है, फिर ऊपर देखती है तो उसकी नज़रें आदित्य की नज़रों से मिल जाती हैं। काव्या के छूते ही आदित्य काव्या को देखने लगा था, जिससे दोनों की ही नज़रें एक दूसरे से टकरा जाती हैं। काफ़ी देर तक एक दूसरे की नज़रों में खोने के बाद एकदम से दोनों एक दूसरे से नज़रें हटा लेते हैं। काव्या जल्दी से अपना हाथ आदित्य के हाथ के ऊपर से हटाती है और खिड़की के बाहर देखने लगती है। काव्या के हाथ हटाते ही आदित्य एक नज़र काव्या को देखता है, फिर अपना लैपटॉप ओपन करके काम करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ श्रेष्ठा की जब नींद खुलती है तो वो अपनी आंखें खोलकर कमरे को देखती है, फिर बेड के साइड में देखती है तो उसे कोई नहीं दिखता। अचानक ही श्रेष्ठा के सामने कल रात का सीन आने लगता है जिसमें ध्रुव ने उसकी केयर की थी। ये सब याद आते ही श्रेष्ठा के दिल में अलग ही तरह का एहसास जगने लगता है। वो बेड से उतरने ही वाली होती है कि उसे साइड टेबल पर चिट दिखती है। श्रेष्ठा चिट उठाकर पढ़ती है, सॉरी बेबी, मुझे अर्जेंट ही काम आ गया तो मुझे तुम्हें अकेले छोड़कर जाना पड़ रहा है। अपना ख्याल रखना। और हाँ, मैं एक क्रेडिट कार्ड भी छोड़कर जा रहा हूँ, तुम्हें जितना खर्च करना है कर सकती हो।
मुझे पता है कि तुम नहीं लोगी। तुमने अगर कार्ड लिया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम मुझसे सच्ची वाली नफ़रत करती हो, और अगर तुमने नहीं लिया तो मैं समझ जाऊंगा कि इसके बाद मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं। एंड आई रियली मिस यू बेबी। श्रेष्ठा चिट को पढ़कर साइड में देखती है तो उसमें एक क्रेडिट कार्ड रखा हुआ था। श्रेष्ठा गुस्से से उस क्रेडिट कार्ड और चिट को मोड़कर डस्टबिन में फेंक देती है और गुस्से से कहती है, ध्रुव सूर्यवंशी, तुझे क्या लगता है तू ये सब करेगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगी? कभी नहीं। जितना प्यार मैं अपनी दी से करती हूँ उससे कई गुना मैं तुझसे नफरत करती हूँ। मेरी ये नफरत की आग तुझे जलाकर राख कर देगी। इतना बोलते ही श्रेष्ठा वॉशरूम में जाती है और शार के नीचे खड़ी हो जाती है। उसे बार बार ध्रुव का छूना, उसकी केयर करना, उसे किस करना याद आ रहा था। श्रेष्ठा हर उस जगह को रगड़ने लगती है जहाँ जहाँ ध्रुव ने उसे छुआ था। श्रेष्ठा काफ़ी देर तक खुद को रगड़ने लगती है। अब तक उसका शरीर रगड़ने की वजह से पूरा लाल हो गया था। श्रेष्ठा शार बंद करके कपड़े पहनती है और होटल रूम से बाहर चली जाती है। वहीं ऑफिस में बैठा ध्रुव श्रेष्ठा की हर एक हरकत को नोटिस कर रहा था। श्रेष्ठा के जाने के बाद ध्रुव गहरी सांस लेता है और आंखें बंद कर लेता है। तभी उसका असिस्टेंट काली आता है। काली आते साथ बोलता है, बॉस, हमारे आदमियों की लाश बहुत बुरी हालत में मिली है। ध्रुव अपनी आंखें खोल कोल्ड वॉइस में कहता है, मुझे पता था आदित्य सिंघानिया इतनी आसानी से तो उन्हें मौत नहीं देगा। खैर, वो लोग यहाँ आते तब भी मारे जाते। मुझे बस अपने मैडम की डिटेल्स दो। काली कहता है, बॉस, मैडम जहाँ भी जाती हैं हर तरफ वो बॉडीगार्ड से घिरी रहती हैं। अचानक ध्रुव को कुछ याद आता है तो वो तुरंत कहता है, तुम्हारी मैडम और आदित्य सिंघानिया के बीच रिश्ता क्या है? ध्रुव के ऐसे सवाल से काली को कुछ समझ नहीं आता। बॉस, हमें पता चला है कि मैडम की शादी जिससे होने वाली थी वो आदित्य सिंघानिया का बड़ा भाई अर्जुन सिंघानिया था, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। और मैडम और आदित्य सिंघानिया की बात करें तो उनके बीच का रिश्ता तो अब तक पता नहीं चला। ध्रुव दिमाग पर जोर देते हुए कहता है, ऐसा हो सकता है कि अर्जुन सिंघानिया की मौत के बाद उनकी शादी हो गई हो। जल्दी कंफर्म करके मुझे अपडेट दो। फिर वार्निंग देते हुए कहता है, और इस बार अगर बिना इन्फॉर्मेशन के आए तो तुम जान से जाओगे। काली ना चाहते हुए भी हाँ में सिर हिला देता है और केबिन से बाहर चला जाता है। रात के करीब 7 बजे आदित्य और काव्या मसूरी पहुंचते हैं। कार एक बड़े से विला पर जाकर रुकती है। ये विला आदित्य ने सुबह ही खरीद लिया था। वैसे अगर वो सिर्फ अकेला आता तो होटल में रुक जाता, लेकिन काव्या भी उसके साथ थी, इसीलिए उसने होटल में रुकना सही नहीं समझा। काव्या कार से उतरकर देखती है तो सिंघानिया विला में जैसे बॉडीगार्ड रहते थे, इसमें भी वैसे ही तैनात थे। काव्या विला को बड़े गौर से देखने लगती है। विला बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। मेन गेट से आते वक्त दोनों ही साइड बहुत ही खूबसूरत फूल लगे हुए थे। विला खूबसूरती के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। काव्या ये सब देखने में खोई थी कि उसे रॉकी की आवाज़ सुनाई देती है, मैम, बॉस ने अंदर चलने के लिए कहा है। काव्या पहले रॉकी को देखती है, फिर विला के अंदर चली जाती है। विला जितना खूबसूरत बाहर से था उतना ही अंदर से भी था। एक सर्वेंट आकर काव्या को कमरा दिखाती है। काव्या वॉशरूम जाकर चेंज करके फ्रेश होती है, फिर बाहर आ जाती है। काव्या ने अब बहुत ही हल्की सी साड़ी पहनी थी। काव्या बेड पर बैठ जाती है। कुछ ही देर में आदित्य आता है और फिर वो भी वॉशरूम में जाकर फ्रेश होता है। इसी बीच सर्वेंट काव्या के पास खाना लेकर आती है। काव्या देखती है तो सर्वेंट ने सिर्फ एक ही प्लेट दिया। मतलब ये था कि अब से काव्या को रोज़ अकेले खाना खाना पड़ेगा। काव्या बस खाने को घूरती है लेकिन उसे टच तक नहीं करती। कुछ देर बाद आदित्य बाहर आता है। काव्या को यूं खाने को घूरता देख आदित्य उसे देखने लगता है। फिर वो भी डिनर के लिए कमरे से निकलने लगता है कि उसे काव्या की आवाज़ आती है। हमें अकेले खाने की आदत नहीं है। काव्या की आवाज़ सुनते ही आदित्य के कदम वहीं ठहर जाते हैं और वो पीछे पलटकर देखता है। काव्या उसे ही देख रही थी। आदित्य अपना फ़ोन निकालता है और सर्वेंट को खाना रूम में लाने के लिए कहता है। कुछ ही देर में सर्वेंट आकर खाना देकर चली जाती है। आदित्य और काव्या एक दूसरे के आमने सामने बैठकर डिनर करने लगते हैं। डिनर करते वक्त भी आदित्य के हाथ और नज़रें फ़ोन पर टिकी हुई थीं। वहीं काव्या की नज़र बस अपने खाने पर थी। खाते खाते काव्या की नज़रें अचानक ही आदित्य पर चली जाती हैं। आदित्य को यूं फ़ोन में बिजी देखकर काव्या का मुंह बन जाता है और वो मन ही मन करती है,
देख लीजिए, महाशय को खाने के वक्त भी फुर्सत नहीं है अपने कामों से। मन कर रहा है अभी इस फोन को बैल्कनी से फेंक दूं। काव्या ये सब मन में बोल ही रही थी, तभी आदित्य भी अचानक काव्या को देखने लगता है। काव्या झट से अपनी नज़रें नीचे कर लेती है और खाने पर फोकस करती है। कुछ वक्त में ही दोनों का डिनर हो जाता है। काव्या बेड पर लेट जाती है तो वहीं आदित्य स्टडी रूम में चला जाता है। कुछ देर में आदित्य स्टडी रूम से कमरे में आता है तो देखता है काव्या इस वक्त पसीने से एकदम लथपथ थी और कांप रही थी। काव्या को देखते ही आदित्य को अपनी दादी की बात याद आती है। आदि, आप जहां काव्या को लेकर जा रहे हैं वो वही शहर है जिसने काव्या के माता पिता को छीन लिया। मुझसे कावी ने कहा था कि उस शहर में काव्या सुकून से कभी नहीं सो पाती। काव्या रात के वक्त कांपने लगती है, इसीलिए काव्या को यहाँ लेकर आ गई थी। दादी की बात याद आते ही आदित्य बेड के दूसरी तरफ से बेड पर काव्या के पास लेट जाता है और काव्या के चेहरे के पसीने को रुमाल से पोंछता है। आखिर में आदित्य काव्या को अपनी बाहों में भर लेता है। आदित्य के ऐसा करते ही काव्या आदित्य की शर्ट को कसकर पकड़ लेती है। आदित्य काव्या की पीठ को सहलाने लगता है और लगातार उसके चेहरे को देखने लगता है और धीरे धीरे काव्या का कांपना बंद हो जाता है और उसके हाथ आदित्य की शर्ट पर ढीले हो जाते हैं। आदित्य अब काव्या की पीठ को सहलाना बंद कर देता है और कसकस बाहों में भरकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। दोनों ही एक दूसरे की करीबी महसूस करते हुए सुकून भरी नींद की आगोश में चले जाते हैं। और आदित्य जिस कारण से काव्या से दूर जाना चाहता था वो तो काव्या की करीबी से ही सब कुछ भूल जाता है। काव्या की करीबी में आदित्य बस दिल की सुनता है, लेकिन जब वो काव्या से दूर रहता है तो बस अपने दिमाग की सुनता है। दिमाग हमेशा आदित्य को रिश्ते की सच्चाई बताता है और दिल उसे जुड़े रिश्ते की अहमियत बताता है। एक सुकून भरी रात के बाद सुनहरी सुबह का जन्म होता आता है। काव्या थोड़ा कसमसाते हुए अपनी आंखें खोलती है तो खुद को आदित्य की बाहों में पाती है। आदित्य ने कसकर काव्या को पकड़ा हुआ था। आदित्य के इतने करीब खुद को देखकर काव्या का दिल जोरों से धड़कने लगता है। काव्या एकदम से एकटक आदित्य के चेहरे को देखने लगती है जो सुकून भरी रात को अब भी एंजॉय कर रहा था। इतने सुकून से आदित्य को सोता देखकर काव्या अपने आसपास देखने लगती है। सूरज की किरणें काफी हद तक दिखने लगी थीं। अब काव्या सोच में पड़ जाती थी कि वो क्या करे। अगर उसने उठने की कोशिश की तो आदित्य की नींद खराब हो जाएगी और अब आंखें खुलने के बाद तो काव्या को फिर से नींद आने वाली नहीं थी। इसीलिए वो सब कुछ छोड़ आदित्य के चेहरे पर खोने का फैसला करती है। काव्या फिर से आदित्य के चेहरे को देखने लगती है। आदित्य को देखते हुए काव्या मन ही मन कहती है, वैसे पिया ने कुछ गलत नहीं कहा था, है तो बहुत ही हैंडसम, जो हर लड़की को पागल बनाने के लिए काफ़ी है। आंखें भी बहुत प्यारी हैं, नाक भी सही है, बॉडी भी परफेक्ट है। बस कमी है तो एक मुस्कान की। मुस्कुराते तो और भी अच्छे लगते, लेकिन ना मुस्कुराने की तो जैसे कसम खा रखी है इन्होंने। काव्या अपने मन में बातें करते हुए आदित्य को ही देख रही थी। तभी आदित्य भी अपनी आंखें धीरे धीरे खोलता है और आंखें खुलते ही उसकी नज़रें काव्या की नज़रों से टकरा जाती हैं। नज़रों के मिलते ही आदित्य की पकड़ काव्या पर ढीली हो जाती है और वो अपनी बाहों से काव्या को आज़ाद करता है। आदित्य अपनी जगह से उठकर वॉशरूम चला जाता है। काव्या भी उठकर बैठ जाती है। फिर कुछ सोचते हुए काव्या अपनी जगह से उठकर बैल्कनी की तरफ चली जाती है। बैल्कनी से नज़ारों को देख काव्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। ये गार्डन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। हरियाली से भरी, फूलों की भीनी भीनी खुशबू, रंग बिरंगी तितलियाँ। आखिर में काव्या की नज़र एक पेड़ पर पड़ती है जहाँ घोंसले में एक चिड़िया अपने बच्चों को खाना खिला रही थी। ये देखते ही काव्या का चेहरा मुरझा जाता है और दर्द की लकीरें उसके चेहरे पर उभरने लगती हैं। काव्या को अपनी माँ की याद आने लगती है। काव्या की आंखें थोड़ी नम सी हो जाती हैं। काव्या बैल्कनी से सीधे वॉशरूम में घुस जाती है और शावर ऑन करके ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। आदित्य अचानक काव्या को ऐसा देखकर समझ नहीं पाता। जब वो काव्या के रोने की आवाज़ सुनता है तो एकदम से घबरा जाता है और वॉशरूम की तरफ दौड़ कर जाता है। काव्या ने वॉशरूम का दरवाज़ा बंद नहीं किया था। आदित्य वॉशरूम का दरवाज़ा खोल अंदर चला जाता है। आदित्य देखता है तो काव्या शावर के नीचे बैठकर रो रही थी। आदित्य का दिल तड़प उठता है। वो काव्या के पास जाकर घुटनों के बल बैठ जाता है और काव्या को गले से लगा लेता है। काव्या भी कसकर आदित्य को पकड़कर रोने लगती है। दोनों शावर के नीचे पानी की बूंदों से भीग रहे थे।
दोनों की धड़कनें एक साथ धड़क रही थीं। अब तक काव्या शांत हो चुकी थी। आदित्य शार बंद करके काव्या को खुद से अलग करता है। काव्या की आंखें इस वक्त बंद थीं। आदित्य काव्या के चेहरे को अपने दोनों हाथों से भर लेता है। आदित्य के ऐसा करते ही काव्या अपनी आंखें खोल उसे देखती है। आदित्य काव्या की आंखों में देखकर बहुत नरमी से कहता है, आंसुओं के मूल्य ये दर्द कभी नहीं समझ सकते। यूं आंसुओं को बहाकर दर्द को जीतने मत दो। आदित्य के ऐसे अचानक बोलने से काव्या थोड़ी हैरान सी हो जाती है और जब आदित्य की बातों को गौर करती है तो उसे बहुत सुकून सा मिलता है। काव्या अपने आंसुओं को पोंछ आदित्य को देखने लगती है तो आदित्य कहता है, मैं तुम्हारा बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी आ जाना। काव्या हाँ में सिर हिलाती है तो आदित्य अपनी जगह से उठकर वॉशरूम से बाहर चला जाता है। वहीं अरुणी देवी बहुत गंभीरता से अपनी जगह पर बैठी हुई थी। तभी बाला आकर कहता है, मालकिन, हमें नहीं लगता प्रियंश राठौर का इरादा छोटी मालकिन को चोट पहुंचाना है। हमने पता करने की कोशिश की, ऐसी कोई साजिश तो नहीं रची गई। अरुणी देवी थोड़ी कड़क आवाज़ में कहती हैं, राठौर खानदान का कोई भरोसा नहीं, कब किस पर वार कर दें। बाला सिर झुकाए हिचकिचाते हुए कहता है, तो आप छोटी मालकिन को ही प्रियंश राठौर से दूर रहने के लिए क्यों नहीं कहती। अरुणी तेज आवाज़ में, कभी नहीं। काव्या वैसे भी इस घर को कैद समझती है। अगर हमने उन्हें किसी चीज़ के लिए मना किया तो वो खुद को एक गुलाम समझने लगेंगी, जो हमें हरगिज़ मंजूर नहीं। फिर कुछ सोचते हुए अरुणी देवी फिर कहती हैं, काव्या को प्रीत से दूर रखो। प्रीत को अब भी लगता है कि अर्जुन की शादी हो चुकी है और वो उसकी पत्नी को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश ज़रूर करेगी। बाला हाँ बोलकर कमरे से निकल जाता है। इधर श्रेष्ठा अपने कमरे में सुकून से सो रही थी। तभी उसे कुछ अजीब सा लगता है। वो झट से अपनी आंखें खोलकर देखती है तो ध्रुव ने उसे कसकर जकड़ा हुआ था। उसको देखते ही श्रेष्ठा की आंखों में नफरत के भाव दिखने लगते हैं। श्रेष्ठा ध्रुव को जोर का धक्का देकर बेड से उठ खड़ी हो जाती है और कमरे को देखते ही ये उसका ही कमरा था। श्रेष्ठा के धक्का देने से ध्रुव की नींद टूट जाती है और वो उठकर बैठ जाता है। श्रेष्ठा गुस्से से ध्रुव के पास जाकर उंगली दिखाकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे कमरे में आकर मेरे ही बेड पर मेरे साथ सोने की। श्रेष्ठा की उंगली दिखाने से ध्रुव को भी गुस्सा आ जाता है और वो झट से उसका हाथ पकड़कर अपने ऊपर खींच लेता है। ध्रुव श्रेष्ठा के हाथों को जोर से पकड़कर गुस्से से कहता है, मैं कुछ नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। आइंदा से मुझे उंगली दिखाने की गलती मत करना। श्रेष्ठा खुद को छुड़ाकर ध्रुव को देखते हुए बिना डरे कहती है, मैं दिखाऊंगी। क्या कर लोगे तुम मेरे जिस्म को नोचोगे या मुझे मार डालोगे? फिर उंगली दिखाकर, एक बात याद रखना ध्रुव सूर्यवंशी, ये सब चीज़ों से मैं नहीं डरती। तुम मेरे साथ कुछ भी कर लो, आखिरी सांस तक मैं तुमसे सिर्फ नफरत करती रहूंगी। श्रेष्ठा के फिर से उंगली दिखाने से ध्रुव को गुस्सा आने लगता है। अपने गुस्से को शांत करने के लिए वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। श्रेष्ठा उसे गौर से देखने लगती है। ध्रुव ने अपनी मुट्ठी कसी हुई थी और खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसे देखकर श्रेष्ठा अपनी उंगली हटा लेती है और वहां से जाने लगती है। तभी ध्रुव बेड से उठकर श्रेष्ठा को पकड़कर अपनी तरफ कर लेता है और कहता है, तुम जिसकी वजह से मुझसे इतनी नफरत करती हो उसकी सच्चाई पता भी है तुम्हें? श्रेष्ठा ध्रुव को धक्का देती है और उसका कॉलर पकड़कर कहती है, अपनी बकवास बातें अपने पास रखो, मुझे मेरी दीदी के बारे में अच्छे से सब कुछ पता है। ध्रुव श्रेष्ठा के हाथों को पकड़कर अपने कॉलर को छुड़ाता है और श्रेष्ठा के थोड़े दूर जाकर अपना गन निकाल लेता है। ये देखकर श्रेष्ठा सहम सी जाती है। ध्रुव श्रेष्ठा की आंखों में देखकर कहता है, तुम मुझे मारना चाहती हो ना? आज मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरी कर देता हूँ। मुझे मारना ही तुम्हारा आखिरी ख्वाहिश है ना? तो मैं आज ये भी कर देता हूँ। इतना बोलते ही ध्रुव गन को अपने सिर पर पॉइंट कर देता है। ये देखकर अचानक ही श्रेष्ठा का दिल घबरा जाता है। ध्रुव श्रेष्ठा की आंखों में ही देखते हुए फिर कहता है, गुड बाय बेबी। इतना कहते ही उस कमरे में गन चलने की जोर से आवाज़ गूंजती है। टू बी कंटिन्यूड।